हेलो फ्रेंड्स, आज हमें पढ़ना है एनआईएस क्लास 10th इंग्लिश 202 का चैप्टर नंबर 13 द लास्ट स्टोन मैसान। Our traditional arts and crafts, which are an important part of our culture and heritage, are dying out. हमारी परंपरा जो है, कला शिल्प, जो हमारी संस्कृति और विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लुप्त हो रही, मतलब खत्म हो रही है। अब जिसको शिल्प नहीं पता तो उसके बारे में समझ लेते हैं हम। शिल्प का मतलब जो हाथ से बनाए वाले काम होते हैं ना, ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स होंगे ये, तो वो क्या है, एक तरह से वो खत्म ही हो रहे हैं बिल्कुल। मे बी इट इज बिकॉज द हैंडीक्राफ्ट ट्रेड डज नॉट फेच मच मनी। हाँ, शायद इसलिए हो रहा है क्योंकि हस्तशिल्प व्यापार में ज्यादा पैसा नहीं मिलता है, क्योंकि ज्यादा पैसे की कमाई नहीं होती। आर्टिजन्स स्ट्रगल्स हार्ड टू मेक बोथ एंड्स मीट। जो कारीगर होते हैं, दोनों सिरों को पूरा करने के लिए कारीगर कड़ी मेहनत करते हैं, मतलब काम भी अच्छा करने की कोशिश करते हैं जो बनाते हैं, और पैसे कमाने के लिए भी कड़ी मेहनत करते हैं। दे डोंट हैव एडिक्वेट मटेरियल टू मेक प्रोडक्ट्स। कह रहे हैं कि उनके पास पर्याप्त सामग्री नहीं है कोई भी उत्पाद बनाने के लिए, कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए। दे नीड मार्केट्स टू सेल देयर प्रोडक्ट्स, बट देयर इज नॉट मच डिमांड फॉर देयर प्रोडक्ट्स। कह रहे हैं कि उनके पास प्रोडक्ट को बेचने के लिए बाजारों की जरूरत है, लेकिन उनके पास उत्पादन मतलब प्रोडक्ट की ज्यादा मांग नहीं है ना। काम तो करके वो बना लेते हैं, लेकिन अब बाजार तो है नहीं, खरीदने वाला तो कोई है नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। यंग आर्टिजन्स वांट टू अर्न मोर मनी एंड आर इन फेवर ऑफ मास प्रोडक्शन ऑफ आइटम्स देन कैन बी प्रोड्यूस्ड क्विकली रेदर देन बाय हैंड। कह रहे हैं जो युवा कारीगर हैं, अधिक पैसा कमाना चाहते हैं और वस्तुओं को, जो भी सामान है उसको बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रोडक्शन करने के पक्ष में है। मतलब वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो, जो हाथ से नहीं बल्कि जल्दी से उत्पादित किए जा सकते हैं। जल्दी से उत्पादित कैसे किए जाते हैं आपको बेहतर पता है। चलो आगे पढ़ते हैं। दिस मेक्स देम लीव देयर फैमिली हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। इससे वे अपनी पारिवारिक हस्तशिल्प उद्योगों को छोड़ देते हैं। शुड दे डू दिस? क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए? शुड वी लेट आवर ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स डाई आउट? क्या हमें अपनी पारंपरिक कलाओं और शिल्पों को खत्म कर देना चाहिए? मतलब जो हमारे बाप दादाओं से, पुरखों से चली आ रही कलाएं हैं, शिल्प हैं, है ना, मतलब कलाकृति जो हम बनाते हैं अपने हाथों से, क्या उन्हें खत्म होने देना चाहिए? कैन वी डू एनीथिंग टू स्टॉप इट? क्या हम इन्हें या इसे रोकने के लिए कुछ कर सकते हैं? This lesson will make you think about all these questions, about the problems faced by young artisans and that we need to do solve these problems. यह पाठ आपको इन सभी सवालों के बारे में सोचने पर मजबूर करेगा। युवा कारीगर, जो यंग कारीगर हैं, उनके सामने आने वाली समस्याओं के बारे में और इन समस्याओं को हल करने के लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जैसा कि हर एक चैप्टर में हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव इसका, तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम किस काबिल होंगे देखते हैं। एक्सप्लेन द थीम ऑफ द स्टोरी। कहानी के विषय के बारे में समझ जाएंगे, एक्सप्लेन करना सीख जाएंगे हम। एनालाइज द कैरेक्टर ऑफ द फादर इन दिस स्टोरी। कहानी में पिता के चरित्र का विश्लेषण करेंगे, एनालाइज करेंगे। जैसे कोई भी बात है उसके हम चारों तरफ समझते हैं ना, उसको हम एनालाइज कहते हैं। Explain the importance of cooperation and understanding among the members of family through effective communication. कह रहे हैं कि एक्सप्लेन करना सीख जाएंगे हम, है ना, संचार के जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है उसके माध्यम से परिवार के सदस्यों के बीच जो कोऑपरेशन होता है, एक दूसरे के बीच में सहयोग होता है, समझने की बात समझेंगे, उसको बताने की कोशिश करेंगे और बताना एक तरह से आ ही जाएगा हमें। डिड्यूस दैट द अर्ज टू लर्न हेल्प्स इन मास्टरिंग अ स्किल। कह रहे हैं कि यह निष्कर्ष निकलता है कि सीखने की ललक एक कौशल में महारत हासिल करने में मदद करती है। जैसे आपको किसी काम को करने में ललक है, चाहत है, तो आप क्या करोगे? आप उसके पीछे रात दिन एक करके पढ़ोगे,
अगर आप पढ़ना चाहते हो, काम करोगे, अगर कोई काम करना चाहते हो, तो आपको उसमें मास्टरी आ जाएगी, मतलब महारत हासिल हो जाएगी। जस्टिफाई योर पॉइंट ऑफ व्यू, कह रहे हैं कि अपनी बात को सही ठहराएं, मतलब अपनी बात को जस्टिफाई करें, अपनी बातों को या अपनी बात को या आपकी जो सोच है उसको जस्टिफाई करें, एग्री या डिसएग्री में। इन्हांस योर वोकेबुलरी, अपनी शब्दावली में वृद्धि करें, मतलब वर्ड मीनिंग सीख लें, वो हमें आ जाएगा। आइडेंटिफाई द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ वर्ब्स एंडिंग विद इंग, जो आईएनजी वाले वर्ब होते हैं उसको हम आइडेंटिफाई करना सीख जाएंगे। जैसे क्या गो है, गो में आईएनजी लगा दोगे आप तो क्या बन जाएगा, गोइंग, जा रहा है, वो हम सीख जाएंगे। यूज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, जिसमें हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं मेन वर्ब में, और हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं, हैज और हैव। ये सिंगुलर के साथ हैव यूज करते हैं और प्लूरल के साथ हैव यूज करते हैं। चलो, यूज एडवर्ब्स ऑफ मैनर एंड राइट अ रिपोर्ट, कह रहे हैं कि एडवर्ब्स का जो तरीका है उसको सीख जाएंगे हम, कैसे यूज करते हैं, और हम एक रिपोर्ट लिखना सीख जाएंगे। आगे चलते हैं हम 13.1, लेट अस रीड द टेक्स्ट। लेट अस रीड द टेक्स्ट, देखते हैं, इसमें दो फिगर है 13.1 और 13.2। देखते हैं, अ स्कल्पचर लव्स टू कार्व ब्यूटीफुल स्टेच्यूज, कह रहे मूर्तिकार को सुंदर मूर्तियां तराशने का बहुत शौक होता है, जैसे कि देखो यहाँ पर तराश रहा है। चलो, he loves his art and is totally committed to it regardless to the financial difficulties he faces in doing his work, कह रहे कि अपनी कला से प्यार करता है और अपने काम को करने में आने वाली वित्तीय कठिनाई, मतलब पैसे की जो कठिनाइयां होती है, कमियां होती है, उसको परवाह किए बिना पूरी तरह से इसके लिए प्रतिबद्ध है। मतलब वो चाहता है कि बस ये कर ही डालो, अच्छे से कर लो, मतलब परफेक्शन चाहता है। जो मूर्ति बना रहा है उस चाहता है कि अच्छे से अच्छा बने। Let us enter into a small world of an old artist and see what his son has to say to his father. आइए पुराने कलाकार की छोटी सी दुनिया में प्रवेश करें, एंटर करें और देखें कि उसका बेटा अपने पिता से क्या कहता है। आगे चलते हैं हम, कहते हैं, द यंग मैन थ्रू द हमर एंड द chisel टू द ग्राउंड एंड क्राइड, आई एम लीविंग यू फादर। युवक ने हथौड़ा और छेनी को जमीन पर पटक दिया और चिल्लाया, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं पिता। ही स्प्रेड, अच्छा सॉरी, मैं तुम्हारे और तुम्हारा काम छोड़ रहा हूं, देखो हमें क्या लाया है। आगे हम देखते हैं, ही spread out his arms, looked at the small congested dark room, the slabs of stone and marble stacked up in one corner, the coat, है ना, कॉट, कॉट है ये, कॉट कवर्ड विद हिप्स ऑफ यूज्ड क्लॉसेस, कह रहा अपनी बाहें फैलाई, छोटे भीड़ भाड़ वाले अंधेरे कमरे को देखा। भीड़ भाड़ मतलब उसमें सामान बहुत सारा था। एक कोने में पत्थर और संगमरमर के स्लैब, मतलब संगमरमर पत्थर का टुकड़ा, पुराने कपड़ों के ढेर से ढकी खाट, मतलब एक खटिया जिसको हम चारपाई कहते हैं, पुराने कपड़ों से ढकी हुई थी। ये वहां का एक ओवरव्यू दे दिया इन्होंने। द पेंट ऑफ वाइट वॉश्ड वॉल्स हैज कम ऑफ, लुक व्हाट इट हैज ब्रॉट अस, नथिंग नथिंग, द यंग मैन रिपीटेड इन एंगर, दिस काइंड ऑफ वर्क जस्ट डजंट प्ले, कह रहा देखो ये हमें क्या लाया है, कुछ नहीं कुछ नहीं। युवक ने गुस्से से कहा या दोहराया, इस तरह का काम सिर्फ भुगतान नहीं करता, पे नहीं करता, पैसा नहीं देता, मतलब इस काम में पैसा नहीं है। द ओल्ड मैन स्टेयर्ड एट हिज सन, जो बूढ़ा आदमी था अपने बेटों की तरफ देखा। हिज वॉइस थ्रो ट्रेम्बलिंग हैड नॉट लॉस्ट इट्स यूजुअल जेंटलनेस, मतलब कह रहा है कि उसकी जो आवाज थी हालांकि कांप रही थी, अपनी सामान्य कोमलता नहीं खोई थी। It is not the money alone that matters, son. It is the service, our service to God. कह रहा केवल पैसा मायने नहीं रखता बेटा, यह सेवा है, ईश्वर की सेवा है। Father, times have changed and so has the stone mason's work. कह रहा पिताजी समय बदल गया है, पत्थर के राजमिस्त्री का काम भी बदल गया है। You cannot live carving sculptures for temples only.
कह रहा आप केवल मंदिरों के लिए नक्काशी वाली मूर्तियां नहीं जी सकते, मतलब अब ये इनका टाइम खत्म हो चुका है। कम ऑन फादर, चलो पिताजी, यू हैव टू मास प्रोड्यूस लाइक ऑल द अदर पीपल इन आगरा। आपको आगरा के अन्य सभी लोगों की तरह बड़े पैमाने पर उत्पादन करना होगा, मतलब ज्यादा प्रोडक्शन करना होगा, ज्यादा मूर्तियां बनानी पड़ेंगी। आगे बढ़ते हैं। द लाइन्स अराउंड द ओल्ड मैन्स माउथ टाइटेंड, ही सेड, नो माई सन, दिस इज द वर्क आई हैव लर्न फ्रॉम माई फादर एंड ही हैड लर्न फ्रॉम हिज फादर। कह रहे हैं कि बूढ़े आदमी के मुंह के चारों ओर की रेखाएं कस गईं। उसने कहा, नहीं बेटा, यह वह काम है जो मैंने अपने पिता से सीखा है और उन्होंने अपने पिता से सीखा है। वी हैव केप्ट अप this tradition for hundreds of years and I hope you would continue our work। हमने सैकड़ों वर्षों से इस परंपरा को, ट्रेडिशन को कायम रखा है और मुझे उम्मीद है कि आप हमारा काम जारी रखेंगे। मतलब बेटा तुम अब ये काम जारी रखोगे, मुझे ऐसा लग रहा है, उम्मीद है। नो फादर, नहीं पापा, देयर इज सो मच मोर मनी इन कैंडल स्टैंड, पेपर वेट्स, है ना, एस्ट्रेज एंड प्लेट्स फॉर टूरिस्ट। यंग मैन वॉकड आउट ऑफ द रूम एंग्रीली। नहीं पापा, सैलानी जो टूरिस्ट होते हैं उनके लिए कैंडल स्टैंड, है ना, पेपर वेट्स जो पेपर पे रखते हैं ना, पेपर वेट्स, एक्सट्रे, और जो प्लेट्स में इतना पैसा है, हमें वो काम करना चाहिए। ये पुरानी मूर्तियां बनाने का काम खत्म कर देना चाहिए। यहाँ पर इसका सेंस ये है, युवक गुस्से में कमरे से, मतलब गुस्सा किया और बाहर चला गया कमरे से। द ओल्ड मैन सैट बिफोर द हाफ फिनिश्ड, सीट का सेकंड फॉर्म होता है सेट, है ना, बिफोर द हाफ फिनिश्ड मार्बल स्टैचूज ऑफ राधा एंड कृष्णा। बूढ़ा आदमी और कृष्ण की आंधी अधूरी संगमरमर की मूर्तियों के सामने बैठ गया। He dropped his hands into his lap and closed his eyes। कह रहा उसने अपना हाथ अपनी गोद में गिरा दिया, अपनी गोद में गिरा दिया और आंखें बंद कर ली। वह प्रार्थना कर रहा था। That means he was praying. He did not seem to listen to the hesitant good boy। Good boy, the son called out from the door। कह रहे हैं वह हिचकिचाहट को नहीं माना, अलविदा, बेटे ने दरवाजे से पुकारा। वह स्थिर बैठा रहा, है ना, ही सेट स्टिल। मास्टर जी, सलीम द सर्वेंट बॉय एंटर्ड द वर्कशॉप। क्या था, वहां से एक आवाज आई, मास्टर जी, सलीम नौकर लड़का कार्यशाला, कार्यशाला मतलब वर्कशॉप जहां पर ये मूर्तियां बनाते हैं या जहां पर जो कोई भी हार्डवेयर का काम होता है वहां पर एंटर करता है। ही सेड स्टिल, अच्छा इसे पढ़ लिया हमने। एंटर द वर्कशॉप, हिज वॉइस वॉज फिल्ड विद कंसर्न, उसकी जो आवाज थी ना चिंता से भरी थी। ही हैड अ कप ऑफ टी इन हिज हैंड, उसके हाथ में चाय की प्याली पकड़, मतलब उसने अपने हाथ में चाय की प्याली पकड़ रखी थी। द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हेड, ही हैड अ पेल फेस एंड लुक्ड ओल्ड एंड टायर्ड। कह रहा बूढ़े ने सिर उठा लिया, उसका चेहरा पीला था और बूढ़ा थका हुआ लग रहा था। He said, Salim, soon I will be the last stone mason here as everyone has gone to Agra। कह रहे कि सलीम जल्द ही मैं यहाँ आखिरी पत्थर का राजमिस्त्री बनूंगा क्योंकि सभी लोग आगरा गए हैं, मतलब जा चुके हैं। गोपाल, लुक गोपाल, माई सन हैज गॉन टू, देखो गोपाल मेरा बेटा भी चला गया है। Now, now I will have to finish this sculpture all by myself। कह रहा है कि अब मुझे यह मूर्ति खुद ही पूरी करनी होगी। The old man looked at the orphaned boy Salim and said, I have very little strength। बूढ़े ने अनाथ लड़के सलीम की ओर देखा और कहा, मेरे पास बहुत कम ताकत है। I can't work with the chisel the way I used। कह रहा है कि मैं उस तरह से छेनी, छेनी मतलब एक लोहे का होता है पार्ट जहां पर ये हैवी सा होता है, जहां पर हम हथौड़ा मारते हैं और नीचे पतला सा होता है जिसको पत्थर को तोड़ते हैं, तराशते हैं, ये छेनी है ना, जिसको चीजल कहते हैं। कह रहा है कि आई यूज टू मतलब अब ताकत नहीं है, काम नहीं किया जा सकता छेनी, इस छेनी से। कर्विंग टेक्स टू लॉन्ग टाइम, जब वो कर्व करता है, नक्काशी करता है तो उसे बहुत अधिक समय लगता है। आई हैव टू फिनिश द वर्क एंड आई विल, मुझे काम खत्म करना है और मैं करूंगा।
द बॉय ऑफर्ड टी टू द मैन एंड सेड प्लीज ड्रिंक दिस। लड़के ने उस आदमी को चाय की तरफ इशारा किया, कहा कृपया आप इसे पी लो। आई विल डू यू गुड, है ना, कह रहा है आपका भला करेगा। इट विल डू यू गुड, ये आपका भला करेगा। यस आई नो यू विल फिनिश दिस वर्क, हाँ मैं जानता हूँ, बूढ़े ने आ भरी, है ना, मैं जानता हूँ कि ये काम पूरा करोगे। द ओल्ड मैन साइड एंड पिक्ड अप द चिजल एंड द हमर, तो बूढ़े ने आ भरी और छेनी हथौड़े को उठा लिया। He loved his work and didn't want to change it for any other work in the world. कह रहा वह अपने काम से प्यार करता था और उसे दुनिया के किसी अन्य काम के लिए बदलना नहीं चाहता था। For days together, the man worked continuously without taking any rest. कह रहा कई दिनों तक आदमी बिना आराम किए लगातार काम करता रहा। His one desire was to finish the sculpture. उसकी एक इच्छा थी कि यह मूर्ति जो है उसको पूरा करे। Which would be his last, जो उसका आखिरी होगा। He worked till his hands began to tremble and his shoulders started to ache. कह रहा है कि उसने तब तक काम किया जब तक उसके हाथ कांपने लगे। His arm grew heavy, उसके जो बाहें थी वो हैवी होने लगे। एंड हिज आईज ग्रू टायर्ड, और उसकी आंखें जो है थकने लगी। एंड देन ही कुडंट सी एनी मोर, और क्या उसके बाद वह कुछ नहीं देख सका। एट द मोमेंट सलीम रिटर्न, उस समय सलीम वापिस आया। ही सॉ द ओल्ड मैन एंड आस्क्ड हिम टू ईट सम फूड, है ना, उसने बूढ़े को देखा और उसे कुछ खाने को कहा। द ओल्ड मैन विस्पर्ड, बूढ़ा आदमी ने क्या क्या फुसफुसाया। आई एम नॉट गिविंग टू फिनिश इट, मैं इसे खत्म नहीं करने जा रहा हूँ, मतलब मेरे से खत्म नहीं हो रहा है, ये सेंस निकल रहा है यहाँ पर। आई विल नॉट कंप्लीट इट, मैं इसे पूरा नहीं करूंगा। इफ गोपाल वॉज हेयर, अगर गोपाल यहाँ होता, इट वुड हैव बीन डिफरेंट ऑल्दो ही वॉज नॉट अ गुड स्कल्पचर। गोपाल यहाँ होता तो बात ही कुछ और होती, हालांकि वह कोई अच्छा मूर्तिकार नहीं था। He had difficulty in curving the face and hands properly. कह रहा उसकी चेहरे और हाथों को ठीक से तराशने में उन्हें दिक्कत होती थी, मतलब गोपाल को, सॉरी उनका जो बेटा था उसको, हाँ गोपाल ही था, उनके बेटे को क्या होती थी, प्रॉब्लम होती थी। देयर वॉज समथिंग मिसिंग इन हिज फिंगर, उसकी उंगलियों में कुछ मिसिंग था, कुछ कमी थी। एंड दैट समथिंग कांट बी टॉट, और कुछ सिखाया नहीं जा सकता था। सलीम विस्पर्ड, अब सलीम फुसफुसाया, बिकॉज इट कम्स फ्रॉम समवेयर डीप इनसाइड यू, क्योंकि यह तुम्हारे भीतर कहीं से आता है, मतलब दिल से निकलता है, यहाँ समझ सकते हैं हम। यू आर राइट सलीम, तुम सही हो, ठीक हो सलीम। एंड देन द ओल्ड मैन एडेड, ठीक है, फिर बूढ़े ने कहा और अगर आपके अंदर यह नहीं है, एंड इफ यू डोंट हैव इट इनसाइड यू, देन यू वुड बेटर गो टू आगरा एंड मास प्रोड्यूस एस्ट्रेज फॉर द टूरिस्ट, है ना। अच्छा, और अगर आपके अंदर ये नहीं है तो बेहतर होगा कि आप आगरा जाएं और पर्यटकों के लिए बड़े पैमाने पर एक्स्ट्रे तैयार करें। द बॉय आस्क्ड मास्टर जी टू ईट, जो लड़का है मास्टर जी को खाने के लिए कहा। And after feeling a little better, the old man picked up his hammer and chisel again and worked till late in the night. In those days, he prayed a lot. वह थोड़ा बेहतर महसूस करने लगा था और बूढ़े ने अपना हथौड़ा और छेनी उठाई और देर रात तक काम किया। उन दिनों वह बहुत प्रार्थना करता था। Now he prayed for help and strength, and he prayed for his children या son, सॉरी चाइल्ड या सन। तो उस समय क्या, अब मतलब क्या प्रार्थना कर रहा था, अपने बेटे के लिए प्रार्थना कर रहा था। इन द अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग द चिजल फेल फ्रॉम द ओल्ड मैन्स हैंड, सुबह सुबह बुढ़िया के हाथों में छेनी गिरी। अब यहाँ पर बुढ़िया तो नहीं है, ओल्ड मैन का मतलब कोई बुढ़ा है, यहाँ पर गलत है, टाइपिंग है। सुबह सुबह जो ओल्ड मैन था उसके हाथ से, ठीक है, छेनी गिरी, हथौड़ा जमीन पर गिरा और वो बेहोश हो गया। ड्रॉप द ग्राउंड एंड ही फेंटेड, फेंटेड का मतलब बेहोश, फेंट मतलब बेहोश होना, तो फेंटेड का मतलब होता है बेहोश हो गया। When the old man opened his eyes,
जब ओल्ड मैन ने अपनी आंखें खोली, ही फाउंड हिमसेल्फ ऑन द कॉट इन हिज बेडरूम। कॉट का मतलब वही चारपाई, कवर्ड बाई ए लाइट कॉटन ब्लैंकेट, जो कि हल्के से कॉटन ब्लैंकेट से क्या था, कवर था। फ्रॉम द वर्कशॉप द चिपिंग अराउंड ऑफ द चीजल रीच्ड हिज ईयर्स। ये कह रहे हैं वर्कशॉप से छेनी के चारों ओर छिलने की आवाज उसके कानों तक पहुंची। ही लिसेंड, उसने सुना। हैड ही हेयर्ड करेक्टली, उसने सुना, क्या सही सुन रहा था, क्या सही सुना था। ही कुड हियर इट अगेन, वह दोबारा से सुन सकता था या सुन सका। स्ट्रॉन्ग ब्लो द हमर ऑन द टॉप ऑफ ए चिजल, गोपाल ही वॉज बैक। चैनी ने ऊपर हथौड़े का जोरदार प्रहार किया, गोपाल वापस आ गया था, वह गोपाल वापस आ गया था। ही शुड हेल्प हिम, उसे उसकी मदद करनी चाहिए। दे वुड फिनिश द स्टैच्यू टुगेदर, वीकली ही वॉक टू द डोर, वह एक साथ मूर्ति को खत्म करेंगे। कमजोर होकर वह दरवाजे पर चला गया। गोपाल ही वॉज अबाउट टू से, बट द वर्ड्स फ्रोज ऑन हिज लिप्स। नो, ही वॉन्टेड टू क्राई आउट। गोपाल वह कहने ही वाला था, लेकिन शब्द उसके होठों पर जम गए। नहीं, वह रोना चाहता था। स्टॉप द वर्क, काम बंद करो। बट ही couldn't मूव एंड स्टूड स्टेयरिंग एट द यंग स्टोन कर्वर वर्किंग एट द फेस ऑफ द स्टैचू। नहीं बंद करता था मतलब लेकिन वह हिल नहीं सकता था, और मूर्ति के मुख पर काम कर रहे युवा जो था, मतलब उसका जो बेटा था, तराशने वालों को घूरता रहा। चलो, ही वॉज सॉरी इट वॉज नॉट हिज सन गोपाल। अच्छा, मतलब क्या है कि उसका बेटा गोपाल नहीं था, बट सलीम हिज सर्वेंट, लेकिन कौन था, सलीम उसका नौकर था। द ओल्ड मैन वॉच्ड स्टंड, बूढ़ा जो है स्तब्ध हो गया। हाँ, ये क्या, ठीक है ऐसे। अनेबल unable when the weakness had left him, he walked over the boy, put his hand on his shoulder. Salim, the boy started. He turned, looking up at the master. कह रहे हैं कि बोल नहीं पा रहा था, क्रोध ने प्रसन्नता की भावना को जन्म दिया। हे राम, बूढ़ा फुसफुसाया। अंत में कमजोरी ने उसे छोड़ दिया और वह लड़के के पास गया, उसके कंधे पर हाथ रखा। सलीम, लड़का शुरू हुआ, मतलब काम कर रहा था ना। वह मुड़ा, अपने मालिक की ओर देखा। आई ओनली वॉन्ट टू हेल्प, मैं केवल मदद करना चाहता हूँ, ऐसा लड़का जो है वो फुसफुसा रहा था या फुसफुसाया। विस्पर्ड द बॉय। आई आई विल लर्न, मैं सीखूंगा। इफ यू टीच मी, अगर आप मुझे सिखाओगे मास्टर जी। आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग सेक्रेटली, क्या कह रहा था कि मैं गुप्त चुप तरीके से अभ्यास कर रहा था, मतलब चोरी छुपे वो प्रैक्टिस करता था। फॉर ऑलमोस्ट 2 years, अच्छा लगभग 2 सालों से वो खदान में, मतलब वहां पर वर्कशॉप में ऐसे प्रैक्टिस कर रहा था। आई नो आई शुड नॉट हैव डन दिस, जानता हूं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं, है ना। बट इज नॉट द डिफरेंट मास्टर जी, लेकिन क्या यह अलग नहीं है मास्टर जी। दिस इज स्कल्पचर, इट इज नॉट इट, यह मूर्ति कला है ना। इजंट इट। चलो आगे बढ़ते हैं। द ओल्ड मैन पुल्ड द बॉयज हेड अगेंस्ट द शोल्डर एंड विस्पर्ड, देयर इज नथिंग आई कैन टीच यू माई सन, गो अहेड, यू हैव इट इन योर हार्ट, आई नो यू विल बी वन ऑफ द बेस्ट स्टोन मैसन्स इंडिया विल एवर हैव। लड़के ने बूढ़े ने लड़के का सिर अपने कंधे पर खींच लिया और फुसफुसाया, मेरे बेटे, मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखा सकता, आगे बढ़ो, तुम्हारे दिल में है। मुझे पता है आप भारत के अब तक के सबसे अच्छे स्टोन मिस्त्रियों में से एक होगे। मतलब वो दिल से काम करना चाह रहा था ना, इसलिए बूढ़े ने ऐसी बात कही। क्योंकि कोई भी काम, चलो यहाँ पर मूर्तिकार की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर दिल से कर रहा था वो, इसलिए ऐसी बात है ना। और उसका बेटा दिल से नहीं कर रहा था, इसलिए चाहे कितना भी सिखा दो होना ही नहीं है। जैसे आप ये वीडियोस देख रहे हो, अगर आपका दिल नहीं है ना तो आपको समझ ही नहीं आएगा। अगर आपका दिल है, समझने की ललक है, लालसा है ना, तो आप जरूर सीखोगे। अगर मैं सही से ना पढ़ाऊँ ना आपको, तो भी आप सीखने की कोशिश करोगे। तो ये एक लालिमा होती, मतलब लालसा होती है, सीखने की इच्छा होती है, जिससे
क्या होता है, वो इंसान अच्छे से सीख पाता है। वही बात यहाँ इस नौकर में थी जिसके माँ बाप नहीं थे। वो 2 साल से प्रैक्टिस कर रहा था और ये काम देखकर बूढ़े ने बोला कि तुम्हारे दिल में है, तुम कर सकते हो। मतलब यहाँ पर ये ऐसा सेंस था। ठीक है, ये स्टोरी खत्म हुई। कहाँ से अडॉप्ट किया गया था? सिगुरुन श्रीवास्तव, है ना, कहीं से अडॉप्ट किया होगा। आगे चलते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड द टेक्स्ट। 13.2.1 पार्ट 1। द यंग मैन से लेकर ही सेट स्टिल। देखते हैं। देयर आर ऑफन डिफरेंसेस इन यंग पीपल्स आइडियाज एंड ओपिनियंस एंड ओल्डर पीपल्स आइडियाज। कह रहे अक्सर युवा लोगों के विचारों और जो बूढ़े लोगों के विचार हैं उसमें अंतर होता है, डिफरेंसेस होते हैं। जैसे आपके दादा जो सोचते थे आप सोचते बहुत डिफरेंट है, आपके पापा जो सोचते हैं आप सोचते हैं उसमें भी डिफरेंस है। डू दिस डिफरेंसेस कॉजेज प्रॉब्लम्स बिटवीन यंग एंड ओल्ड पीपल, बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। क्या कह रहे हैं कि ये जो डिफरेंसेस हैं दोनों के बीच में, माता पिता और बच्चों के बीच में समस्याएं पैदा करती हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। This is a story about a difference of opinion between an old man and his son and what happens at a result. ये कह रहे हैं कि यह एक बूढ़े आदमी और उसके बेटे के बीच मतभेद की कहानी है, मतलब डिफरेंस की कहानी है। और उसके परिणाम स्वरूप एज अ रिजल्ट की बात करें तो क्या होता है ना। द ओल्ड मैन मेक्स स्टैचूज। जो बूढ़ा आदमी मूर्ति बनाता है। ही इज अ स्कल्पचर, वह मूर्तिकार है। ही इज अ पुअर बट ही लव्स हिज वर्क। वह गरीब है लेकिन अपना काम पसंद करता है। ही बिलीव दैट मेकिंग स्टैचूज ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस आउट ऑफ द स्टोन इज लाइक, वो है ना, वर्शिपिंग गॉड बिकॉज दिस इज द वर्क गॉड वॉन्ट्स हिम टू डू। कह रहे हैं कि वह गरीब है लेकिन अपने काम को प्यार करता है। उसका मानना है कि पत्थर से देवी देवताओं की मूर्तियों को बनाना भगवान की पूजा करने जैसा है, क्योंकि यह वह काम है जो भगवान उससे कराना चाहते हैं। और अगर भगवान का काम आप कर देते हो तो भगवान बहुत खुश होते हैं। चलो। ही मेक्स ईच स्टैचूज लविंगली एंड पोटेंशियली। वह हर मूर्ति को प्यार से और धैर्य से बनाता है। ही वॉन्ट्स टू हिज सन टू लर्न द सेम आर्ट एंड कंटिन्यू द फैमिली ट्रेडिशन। वह क्या चाहता था कि अपने बेटों को वही कला सिखाए और पारिवारिक जो परंपरा है उसको जारी रखे। But his son thinks that carving statues or temples by hand takes too long and does not help them earn much money. कह रहे लेकिन वह बेटा सोचता था कि मंदिरों के लिए मूर्तियों को हाथ से तराशने में बहुत समय लगता है और इससे ज्यादा पैसे भी कमाने में मदद नहीं मिलती। He wants to make things that will be easier and faster to carve so that he will be able to make them in large number for rich tourists to buy. वह ऐसी चीजें बनाना चाहता है जो तराशने में आसान और तेज हो, मतलब जल्दी जल्दी काम हो, ताकि वह उन्हें बड़ी संख्या में अमीर पर्यटक जो टूरिस्ट आते थे, रिच टूरिस्ट आते थे, उसके लिए खरीद सके, क्योंकि ज्यादा सामान होगा ज्यादा अच्छे से खरीदेंगे वो। इस तरह की मेंटेलिटी थी बच्चे की। और बहुत सारे प्रोडक्ट बता रहा था कि ये बना लो वो बना लो, वो हमने पढ़ा था। चलो आगे बढ़ते हैं। इन दिस वे इट विल बी पॉसिबल टू अर्न मच मोर मनी एंड एंड देयर पॉवर्टी। कह रहे हैं कि इस तरह अधिक धन अर्जित, मतलब कमाना, और उनकी गरीबी को समाप्त करना पॉसिबल होगा, संभव होगा। ही सेज गुड बाय टू हिज सैड फादर एंड हिज फैमिली प्रोफेशंस एंड लीव्स हिज होम एंग्रीली। कह रहे हैं वो दुखी पिता और पारिवारिक पेशे को अलविदा कहता है और गुस्से से अपना घर छोड़ देता है। अब हम पढ़ते हैं लेट अस डू 13.1। You belong to a family of artisans and some of them have won awards। कर आप कारीगरों के परिवार से ताल्लुक रखते हैं और उनमें से कुछ ने पुरस्कार जीते हैं। You are educated, है ना, you are educated and qualified for an office job, है ना, आप पढ़े लिखे हो, क्वालिफाई हो और ऑफिस जॉब के लिए क्वालिफाई कर चुके हो, है ना। Your parents want you to carry forward their traditional craft but they have given you freedom to take your own decision। कह रहे हैं कि आपके पापा या मम्मी पापा जो भी हैं उन्होंने, वो चाहते हैं कि आपकी जो भी आपका पारिवारिक काम है ना, कला है, शिल्प है, उसको आगे बढ़ाएं। लेकिन उन्होंने आपके सामने निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी है, मतलब आप फ्री हो, चाहे जो भी डिसीजन ले लो, चाहे घर का काम करना चाहते हो, मतलब ट्रेडिशनल काम जो हमारा वो, या आप ऑफिस जॉब कर सकते हो, आपको ऑप्शन दे दिया उन्होंने, है ना। तो व्हाट वुड
यू डू। तो आप क्या करेंगे, एक्सप्लेन द रीजंस इन 2 सेंटेंसेस यू मे कंसीडर द फॉलोइंग। आपको 2 रीजन बताने हैं सेंटेंसेस में, और देखते हैं क्या है। पहला क्या है, यू वुड गिव अप योर ट्रेडिशन क्राफ्ट, है ना। तो आप अपना पारिवारिक शिल्प क्या कर देंगे, गिव अप कर देंगे, मतलब छोड़ देंगे। बी है, यू वुड कंटिन्यू योर क्राफ्ट, आप जो अपने शिल्प के साथ जारी रखेंगे, मतलब जो आपका घर का काम है वही करते रहेंगे। यू वुड एक्सेप्ट द अदर जॉब बट एट द सेम टाइम वुड कंटिन्यू विद द ट्रेडिशनल क्राफ्ट टू, आप दूसरी नौकरी स्वीकार करेंगे लेकिन साथ ही जो आपका ट्रेडिशनल काम है उसको भी जारी रखेंगे। डी है, एनी अदर चॉइस, कोई और विकल्प, तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। हम चलते हैं इंडेक्स क्वेश्चन 13.1। अब बेस्ड, है ना, ए पार्ट है, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पार्ट 1 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो अभी आपने पार्ट 1 में अंडरस्टैंड किया है उसके बेस पर आप आंसर करो। पहला है, व्हाट वाज द ओल्ड मैन्स प्रोफेशंस, ओल्ड मैन का प्रोफेशन क्या था। व्हाट वाज हिज एटीट्यूड टू हिज वर्क, है ना, तो अपने काम के प्रति उसका क्या दृष्टिकोण था, एटीट्यूड था। तो आपने पढ़ा है, आप आंसर दे सकते हो। वैसे भी आंसर यहाँ लिखा, आप देख लो, कर्विंग स्टोन एंड मेक स्टैचूज, पत्थर को तराशना और मूर्तियां बनाना। ही वॉज डेडिकेटेड टू हिज वर्क, फॉर हिम वर्क इज वर्शिप, मूर्तियां बनाना और अपने काम के प्रति समर्पित था, उसके लिए कर्म ही पूजा है। सेकेंड है, द यंग मैन थ्रू हिज हमर एंड द चीजल टू द ग्राउंड, वाई डू यू थिंक ही डिड सो। कह रहा है युवक ने अपना हथौड़ा छीनी जमीन पर पटक दिया, आपको क्या लगता है उसने ऐसा क्यों किया। ही वॉज एंग्री या डिससेटिस्फाइड, गुस्से में था या उस काम से सेटिस्फाई नहीं था, विद हिज वर्क, वही बात हो गई, एंड हिज लाइफ, और अपनी जिंदगी से, एज इट डिड नॉट पे इनफ, जैसा कि उसमें ज्यादा पैसा नहीं मिलता। थर्ड है, हाउ डिड द ओल्ड मैन लर्न कार्विंग, वट डिड द एक्सपेक्ट फ्रॉम हिज सन। कह रहे कि बूढ़े आदमी ने नक्काशी कैसे सीखी, उसे अपने बेटे से क्या उम्मीद थी। आंसर है, ही लर्न कर्विंग फ्रॉम हिज फादर, ये नक्काशी किससे सीखा था, अपने पिताजी से सीखा था। ही एक्सपेक्टेड हिज सन टू कैरी फॉरवर्ड हिज ट्रेडिशनल क्राफ्ट, तो उसे उम्मीद थी कि उसका बेटा उसके पारंपरिक शिल्प को आगे बढ़ाएगा, मतलब जो घर वाला मतलब हाथ का काम था उसको आगे बढ़ाएगा। नेक्स्ट है, टिक द सुटेबल ऑप्शन टू कंप्लीट द स्टेटमेंट गिवन बिलो, नीचे दिए कथन को पूरा करने के लिए क्या करना है, आपको टिक करना है। तो इसमें लिखा है, द यंग मैन डिसाइडेड टू लीव हिज फादर एंड हिज वर्क बिकॉज, युवक ने अपने पिता और अपने काम को छोड़ने का मतलब छोड़ने का जो फैसला लिया था, क्यों लिया था। सी ऑप्शन है, ही वांटेड टू अर्न मोर मनी। बाकी ए, बी और डी गलत है, आप देख सकते हो, हिंदी लिख रखी है मैंने। चलो ए, फिफ्थ पार्ट पढ़ते हैं हम। व्हाट वाज द यंग मैन्स ओपिनियन अबाउट हिज फादर वर्क्स, तो अपने पिता के काम के बारे में युवक की क्या राय थी, तो क्या ओपिनियन थी। डू यू थिंक ही वॉज राइट, क्या आप सोचते हो सही था। आंसर है, ही थॉट हिज फादर्स वर्क डिड नॉट फेच मनी, यही तो है, पैसा ही नहीं कमा रहे, यही बात तो बार बार घूम के आ रही है। अच्छा, उसके बाद कह रहा है डूइंग थिंग वेल, अब यहाँ पर सही था या गलत था, ये आपके अकॉर्डिंग होगा, ये इंडिविजुअल रिस्पॉन्स है, मेरे अकॉर्डिंग तो गलत बात है। अब आपके अकॉर्डिंग तो आप कहोगे सर पैसा तो उसमें ज्यादा था ना जो दूसरा काम करेगा, तो ये क्या पुराना, नई दुनिया है, नए जमाने है, नया तरक्की, आप तो यही कहोगे। लेकिन ठीक है, सभी का अपना अपना इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू होता है, थॉट्स है, वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। चल तो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। व्हाट डिड गोपाल सजेस्ट टू हिज फादर, गोपाल ने अपने पिता को क्या सुझाव दिया। व्हाट वाज हिज फादर्स रिस्पॉन्स, उसके पापा ने क्या रिस्पॉन्स दिया, तो आंसर देखते हैं। ही सजेस्टेड दैट हिज फादर शुड शिफ्ट टू आगरा एंड चेंज हिज प्रोफेशन, उसने सुझाव दिया कि पापा को आगरा में शिफ्ट हो जाना चाहिए और अपना पेशा बदल लेना चाहिए। The old man's response was that it was service to God and that he wanted to keep the 100-year-old tradition and continue to do his work. बूढ़े आदमी की प्रतिक्रिया यह थी या प्रतिक्रिया थी कि भगवान की सेवा है ये, और 100 साल पुरानी परंपरा को बनाए रखना चाहता हूँ है, और अपना काम जारी रखना चाहता है। चलो बी पार्ट करते हैं। यूज सुटेबल वर्ड्स फ्रेजेस फ्रॉम द बॉक्स टू रिप्लेस द इटैलिसाइज्ड पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस गिवन बिलो, तो नीचे जो इटैलिक या टेढ़े करके लिखे हैं उसको क्या बदलने के लिए आपको बॉक्स से हेल्प लेनी होगी।
तो यहाँ पर देखो पहला क्या है, piles of the old and discarded things lay in the courtyard for a number of days after Suman's house was whitewashed. दिस मार्ड द ब्यूटी ऑफ द हाउस। कह रहे सुमन के घर की सफेदी करने के बाद कई दिनों तक पुराने और बेकार सामान के ढेर आंगन में पड़े रहे। इससे घर की खूबसूरती में चार चांद लग गए। अब यहाँ पर पाइल्स वर्ड है, आगे देखते दूसरा क्या है। द डॉरी सिस्टम इन इंडिया सोसाइटी इज अ बैड कस्टम। जो भारतीय समाज में दहेज प्रथा है एक बुरी प्रथा है। इट मस्ट बी एबॉलिश्ड, मतलब इसे समाप्त कर देना चाहिए। तो यहाँ पर क्या एटलिक कस्टम आ गया। तो कस्टम का मतलब क्या होता है, ट्रेडिशन, है ना। तो ट्रेडिशन ये हमारा दूसरा पार्ट ये हो गया। पहला क्या था, पाइल्स का मतलब होता है ढेर लगना। तो ढेर लगना का मतलब क्या होता है, हिप्स। चलो थर्ड हमारा, व्हेन वी विजिटेड द कंस्ट्रक्शन साइट ऑफ आवर न्यू हाउस वी फाउंड अ लॉट ऑफ ब्रिक्स पिल्ड अप, है ना, नीटली नियर द फेंस। जब हम अपने नए घर के निर्माण स्थल पर, मतलब जहां पर हमारा नया घर बन रहा होता है, दौरा करते हैं, तो हम देखते हैं कि बाढ़, मतलब वहां पर बहुत सारी जो है ईंटें गिरी होती हैं, है ना, ढकी होती हैं, ये वो देखते हो ना, बड़ी करीने से ढकी हुई होती हैं ईंटें। तो यहाँ पर क्या, पाइल्ड अप नीटली, मतलब क्या, स्टैक्ड, है ना, स्टैक करके रखी होती है ना, एक ईंट फिर दो ईंट तीन ईंट ऐसे, फिर इसके ऊपर ईंट 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 ऐसे लगे होते हैं ना, पाइल्स बने होते थे। ठीक है, आप यहाँ से इसे बता सकते हो। तो यहाँ पर हो गया आपका फाइल्ड अप, मतलब स्टैक्ड होता है, ये थर्ड हो गया। चौथा क्या है, द सेल्स मैन वुड नॉट टेल अस द प्राइस ऑफ द शर्ट आई लाइक बिकॉज इट्स प्राइस टैग गॉट रिमूव्ड व्हेन ही वाज अरेंजिंग द न्यू स्टॉक ऑन द सेल्स। कह रहा है सेल्समैन मुझे पसंद की टी शर्ट की कीमत नहीं बता सका, मतलब जो मैंने टी शर्ट पसंद की थी उसका प्राइस नहीं बता पाया, क्योंकि अलमारी से नए स्टॉक का जब वो अरेंज कर रहा था, निकाल रहा था, रख रहा था, तो उसका जो प्राइस टैग था वो हट गया था, है ना। तो हट जाना मतलब केम ऑफ हो जाना। तो ये आपका फोर्थ पार्ट हो गया, केम ऑफ। आगे चलते हैं। सपोज यू आर द ओल्ड स्टोन मैथन। सपोज करो आप एक पुराने पत्थर के राजमिस्त्री हो। योर सन हैज लेफ्ट यू एंड द फैमिली बिजनेस एंड हैज गॉन अवे। कह रहा आपका बेटा आपके परिवार और पारिवारिक के व्यवसाय को छोड़कर चला गया है। Express the 50 to 60 words that sort of thoughts came to your mind at his behavior। तो 50 से 60 शब्दों में व्यक्त करो कि उसके व्यवहार से आपके मन में किस प्रकार का विचार आया है। आंसर है आई विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड। मैं क्या हो जाऊंगा, बुरी तरह से निराश हो जाऊंगा। बाय हिज बिहेवियर, मतलब उसके बिहेवियर से, उसके इस व्यवहार से। आई डिवोटेड ऑल माई लाइफ टू हिज वर्क। मैंने अपना सारा जीवन इस काम में लगा दिया। फॉर मी इट्स लाइक वर्शिपिंग गॉड। मेरे लिए भगवान की पूजा करने जैसा है। आई वॉन्टेड दिस क्राफ्ट ऑफ माइंड टू बी टेकन बाई माई सन आफ्टर मी बट ही फेल्ट इट ऑल। कह रहा है कि मैं चाहता था कि मेरा यह शिल्प मेरे बाद में मेरे बेटे द्वारा लिया जाए, लेकिन उसने सब कुछ छोड़ दिया, है ना। ही लिफ्ट इट all not because he wanted something else or he was better at something else but to earn more money। कह रहा है उसने सब इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि वह कुछ और चाहता था, वह किसी और चीज में बेहतर था, बल्कि अधिक पैसा कमाने के लिए था, मतलब वो ज्यादा पैसा कमाना चाहते था। I wanted to tell him by craft is not about money but it's about devotion। मैं उसे बताना चाहता था कि मेरा शिल्प मेरे पैसे के बारे में नहीं है, मतलब मैं बहुत पैसे कमाने के चक्कर में नहीं कर रहा हूँ, बल्कि भक्ति है, भक्ति के बारे में है। और भक्ति किसके लिए, भगवान के लिए है। लेट अस डू 13.2। कह रहा है चूज वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस एंड कंप्लीट द स्टेटमेंट। क्या है, अ ट्रू आर्टिस्ट फील्स अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। एक सच्चा कलाकार मूर्ति की भावना महसूस करता है। क्या है, ही गेट्स एन अवार्ड फॉर हिज वर्क। उसे अवार्ड मिलता है। हिज प्रोडक्ट्स आर पॉपुलर इन द मार्केट। उसके उत्पाद बाजार में लोकप्रिय हो गया। ही फील्स ही हैज क्रिएटेड ए रियल पीस ऑफ आर्ट। उसे लगता है कि उसे वास्तविक कला का निर्माण किया है, उसने एक वास्तविक कला का निर्माण किया है। ही मेक्स ए लॉट ऑफ मनी। वह बहुत पैसा कमाता है। तो इसका आंसर तो आप समझ चुके होगे अब तक, है ना।
क्या है? ही फील्स दैट ही क्रिएटेड ए रियल पीस ऑफ आर्ट। चलो आगे चलते हैं हम। अच्छा, यहाँ पर कह रहा है कि चूज करो ऑप्शन को और कंप्लीट करो सेंटेंस में। तो हमने चूज तो कर लिया, अभी हमें क्या करना है? कंप्लीट करना है। चलो कंप्लीट मैं करा देता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर लिख दिया मैंने। अ ट्रू आर्टिस्ट फील्स अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट इफ ही फील्स ही हैज क्रिएटेड अ रियल पीस ऑफ आर्ट। तो एक ट्रू आर्टिस्ट जो होता है वो एक एक पूरी तरह से फील लेता है कि अरे हाँ, मैंने जितनी भी चीजें इसमें होनी चाहिए थी, मतलब एक्चुअली रियलिस्टिक की बात भी कर सकते हो आप कि एक्चुअली में ये मूर्ति ऐसी होनी चाहिए, वो फील करता है ना। और वो फील क्या करता है कि रियल पीस है, ये रियल पीस ऑफ आर्ट है। तो यहाँ पर ये आपका आंसर हो गया। आगे चलते हैं हम। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, जो कि हर एक चैप्टर में होता है। तो देखते हैं हम क्या जानते हैं। आवर गवर्नमेंट इज मेकिंग एवरी पॉसिबल एफर्ट टू प्रमोट एंड इनकरेज आर्टिजन्स टू इनोवेट एंड अचीव एक्सीलेंस इन देयर वर्क। हमारी सरकारी हाँ, जो हमारी सरकार है, कारीगरों को अपने काम में नवाचार मतलब इनोवेटिव, कुछ नई चीजें ईजाद करना, उसको हम कहते हैं इनोवेटिव, और हिंदी में कहते हैं नवाचार करने, और उत्कृष्टता, है ना, उत्कृष्टता का मतलब उसको प्रमोट करना, उसको अच्छे से करना, हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करने, और प्रोत्साहित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है कि आर्टिजन जो है कुछ ना कुछ नई चीजें बनाते रहें, ताकि क्या हो, ये ज्यादा से ज्यादा सामान बिके और हमारा जो ट्रेडिशन है इंडिया का वो चलता रहे और विदेशों तक भी जाए। इस तरह से ऐसे करते हैं, है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम। The handicraft boards and NGOs organize exhibition, craft bazaars, and handicrafts melas in big cities to provide markets for the sale of their products. Given below are some example of these initiatives. कह रहे हैं कि हस्तशिल्प बोर्ड मतलब जो हैंडीक्राफ्ट बोर्ड है या एनजीओ है, उन्होंने ऐसे जो प्रोडक्ट होते हैं, मतलब ये जो शिल्प वाले, उसको बिक्री करने के लिए, उसकी बिक्री करने के लिए बाजार उपलब्ध कराए, मतलब मेला लगवाए उन्होंने, जिसको हम कहते हैं ना कि वहां पर ही मेला लगा है, क्राफ्ट बाजार लगा है। अच्छा, कराने के लिए बड़े शहरों में प्रदर्शनी प्रदर्शनी लगाते हैं, एग्जीबिशन लगाते हैं, ठीक है, शिल्प बाजार लगाते हैं, मेला का आयोजन करते हैं। इन पहलुओं के कुछ उदाहरण है। क्या उदाहरण? सूरज कुंड। सूरज कुंड कहाँ है? हरियाणा में है, कुरुक्षेत्र में। वहां पर बहुत बड़ा मेला लगता है। आप अगर कभी इंटरनेट पर सर्च करो या कभी सूरज कुंड का मेला लगाओ, शायद मुझे लगता है कि अक्टूबर नवंबर में लगता है, ठंड के दिनों में, कुरुक्षेत्र में। तो बहुत बड़ा मेला लगता है वहां पर। इसी तरह दस्तकार नेचर बाजार लगता है, दिल्ली हाट लगता है, सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज एम्पोरियम, और हमारे यहाँ चंडीगढ़ में भी कलाग्राम में लगता है। तो बहुत सारे ऐसे बाजार या इस तरह से एग्जीबिशन लगते हैं इसको प्रमोट करने के लिए। नेचुरल मटेरियल्स सच एज कोकोनट सेल्स, पेपर एंड फाइबर आर मेड अवेलेबल टू द आर्टिजन्स बाय दीज बॉडीज। कह रहा है इनका जो कारीगरी है, नारियल खोल, कागज, फाइबर जैसी प्राकृतिक सामग्रियां भी उपलब्ध कराई जाती हैं, है ना। प्रेस्टिजियस अवार्ड्स सच एज नेशनल अवार्ड्स, जिसको हम नेशनल अवार्डी कहते हैं, जैसे किसी बंदे को नेशनल अवार्ड मिल जाता है, उसको कहते हैं अरे वो तो अवार्डी है। अवार्डी का मतलब उसे अवार्ड मिल गया कि आप इस काम में माहिर हो। फिर क्या होता है कि जब एक बार अवार्ड मिल जाता है ना आपको, तो आप पूरे इंडिया में कहीं भी अगर सेल लगता है ना, आप जाके फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर सेल लगा सकते हो, उस स्टॉल का उस लोकेशन का आपको पैसा भी पे नहीं करना होता है, ये गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है। तो prestigious awards such as national awards are bestowed upon distinguished artisans for their work, है ना। तो जो प्रतिष्ठित कारीगर होते हैं, मतलब जिनको ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है, प्रेस्टिजियस अवार्ड उनको दिया जाता है, राष्ट्रीय पुरस्कार जिसे कहते हैं। आगे चलते हैं। ये देखो यहाँ पर दिल्ली हाट का थोड़ा सा सीन है। आप कभी दिल्ली गए हो या कभी ऐसा एग्जीबिशन में गए हो तो आप समझ सकते हो। अभी ये शाम का टाइम है, इस टाइम पे, है ना, तो काफी रश खत्म ही हो चुका है। तो चलो आगे चलते हैं हम। अब हम पार्ट 2 करते हैं। मास्टर जी से लेकर ड्रॉप टू द ग्राउंड एंड ही फेंटेड आफ्टर हिज सन लीव्स होम, द ओल्ड स्टोन मेसन इज सैड एंड अपसेट। अपने बेटे के घर छोड़ने के बाद, है ना, पत्थर राजमिस्त्री उदास और परेशान है, मतलब वो जो बूढ़ा था। सलीम द यंग बॉय हु वर्क्स फॉर हिम फील्स finds the old man in a very bad state of health and emotionally stressed after his son leaves him। जब मतलब जब वो उसका बेटा चला जाता है, तो
सलीम आता है ना दरवाजे पर, तो वो देखता है कि अरे तो बड़ी परेशान है ना, इमोशनली बहुत परेशान है क्योंकि उनका बेटा घर जा चुका है। वही बात, आगे चलते हैं। द ओल्ड मैन इज टायर्ड एंड वीक, जो बूढ़ा आदमी है टायर्ड है, कमजोर है। ही वरीज अबाउट हाउ ही विल कंप्लीट द स्टैचू विदाउट हेल्प फ्रॉम हिज सन, थो इवन दो ही नोज दैट ही हिज सन इज नॉट अ वेरी गुड स्कल्पचर। कह रहे हैं कि थका हुआ कमजोर है, इसे इस बात की चिंता है कि अपने बेटे की मदद के बिना मूर्ति को कैसे पूरा करेगा, जबकि वह जानता है कि उसका बेटा एक अच्छा मूर्तिकार नहीं है। सलीम टेक्स केयर ऑफ द ओल्ड मैन एंड brings him tea and food to give him strength to finish the statue he is carving। तो सलीम बूढ़े आदमी की देखभाल करता है, उसके लिए चाय खाना लाता है, चाय नाश्ता लाता है, ताकि वह जिस मूर्ति को तराश रहा है उसे पूरा करने की ताकत दे। जब खाना खाएगा तभी तो ताकत मिलेगी। द ओल्ड मैन वर्क्स डे एंड नाइट विदाउट एनी रेस्ट फॉर सेवरल डेज, इवन दो ही इज एक्सट्रीमली टायर्ड। He continues to work and finally early one morning he faints। कह रहा है बूढ़ा आदमी कई दिनों तक बिना आराम किए दिन रात काम करता है। हालांकि वह अत्यधिक थका हुआ है, वह काम करना जारी रखता है और अंत में एक सुबह जल्दी वह बेहोश हो जाता है। अब इंटेक्स क्वेश्चन आ गया 13.2 से। पहला क्वेश्चन है, व्हेन सलीम केम टू द ओल्ड मैन टू सर्व हिम टी, हिज वॉइस वाज फिल्ड विद कंसर्न। व्हाट डू यू थिंक सलीम वाज कंसर्न अबाउट। कह रहे कि जब सलीम बूढ़े आदमी को चाय परोसने के लिए आया, उसकी आवाज चिंता से भर गई। आपको क्या लगता है सलीम को किस बात की चिंता थी? आंसर है हिज कंसर्न वाज अबाउट द ओल्ड मैन्स फिजिकल कंडीशन, है ना। तो शारीरिक स्थिति के लिए वो कंसर्न था, उसको चिंता थी सलीम को। सेकंड है, हु वाज सलीम, सलीम कौन था? व्हाट वाज हिज रिलेशन विद द ओल्ड मैन, क्या रिलेशन था उसके साथ? तो सलीम वॉज अ बॉय हु वर्कड इन द स्टोन मैसन्स हाउस, सर्व्ड हिम टी एंड took care of him. He was a servant boy and the old man was his master। यहाँ पर डी नहीं है। चलो, सलीम लड़का था जो राजमिस्त्री घर में काम करता था, चाय पिलाता था, देखभाल करता था। वह एक लड़का मतलब नौकर था, मतलब उसका, और बूढ़ा जो है वो मालिक था। चलो, वट वॉज द ओल्ड मैन्स वरीड अबाउट, तो बूढ़े को किस बात की चिंता थी? ही वॉज वरीड अबाउट हाउ ही वुड फिनिश द स्टैचू विदाउट या ऑल बाई इट सेल्फ, विदाउट हिज सन या ऑल बाई इट सेल्फ। यही तो थी चिंता थी कि वो मूर्ति को कैसे समाप्त करेगा, कैसे खत्म करेगा। चलो, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, वाई डिड ही विश गोपाल वॉज विद हिम। आंसर है ही वॉज नॉट गुड एट कर्विंग द फेस एंड हैंड्स बाई स्टैचूज, है ना। ही विश गोपाल was with him to help him to finish the statue because he himself was too weak to use the hammer vigorously। कह रहे वह मूर्तियों के चेहरे और हाथों को तराशने में अच्छा नहीं था। वह चाहता था कि मूर्तियों को खत्म करने में उसकी मदद करने के लिए गोपाल उसके साथ था, क्योंकि वह खुद हथौड़े को सख्ती से इस्तेमाल करने के लिए बहुत कमजोर था। तो गोपाल करता और ये इसको मतलब बेटे को इंस्ट्रक्शन देते। Fifth, as Salim said, it comes from somewhere deep inside you, explaining the meaning of the plans in your own words in 2-3 sentences। ये आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। मैंने थोड़ा सा आंसर लिखा है जो कि आपकी बुक में था। इट रेफर्स टू द एबिलिटी टू मास्टर स्किल। चलो, सेकेंड पार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच वर्ड इन पारा 1 पार्ट 2 मीन्स द सेम एज वरी। अब पारा 1 पार्ट 2 में जाके देखो वरी का मतलब क्या था, वहां से कर सकते हो। उसके बाद है विच वर्ड इन पारा 2 एंड पारा 3 मीन्स द सेम एज जॉब। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। वैसे मैं आंसर लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, थर्ड देख लो, आंसर यहाँ पर कंसर्न है और वर्क है। आप जाके वहां से देख सकते हो, यही वर्ड लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, पिक आउट द वर्ड फ्रॉम पारा 2 और पारा 4 एंड पार्ट 2 में है विच मीन्स द अपोजिट ऑफ स्पोकन लाउडली। का मतलब क्या होता है ना, स्पोक लाउडली, फुसफुसाहट जिसको कहते हैं हम। नेक्स्ट है, विच वर्ड इज इन पारा 6 ऑफ पार्ट 2। पारा 6 के पार्ट 2 में जिसका मतलब है वीकनेसेस। वीकनेसेस का अगर हम देखें तो क्या होता है, अब स्ट्रेंथ होता है। चलो, थर्ड करते हैं हम। इमेजिन यू आर सलीम, यू सर्व द ओल्ड मैन आफ्टर हिज सन लेफ्ट हिम।
What inspired you to help him? Express yourself in 50 to 60 words. कह रहे कल्पना की जब सलीम हो उसके बेटे के जाने के बाद तुम्हें बूढ़े की सेवा की तुमने बूढ़े की सेवा की मतलब आपने और आपकी मदद करने के लिए किस बात ने प्रेरित किया और 50 से 60 वर्ड में व्यक्त करो। तो इसका आंसर है ओल्ड मैन वॉज वीक एंड ओल्ड, ही हैड नो स्ट्रेंथ लेफ्ट इन हिम, yet the yet he did not stop carving the half made marble statue. बूढ़ा कमजोर और मतलब बूढ़ा आदमी जो था कमजोर था, बूढ़ा था, उसके अंदर कोई ताकत नहीं बची थी, फिर भी उसे संगमरमर की जो आधी बनी मूर्ति थी तराशना बंद नहीं किया क्योंकि वो चाहता था कि पूरा हो जाए। His devotion towards work inspired me to help him complete his work. तो काम के प्रति उसकी भक्ति ने ना मुझे उसका काम पूरा करने में मदद करने के लिए प्रेरित किया। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट हो सकता है। I was inspired by the old man's craft and how beautifully he worked. मैं बूढ़े आदमी के शिल्प से प्रेरित था, उसने कितनी खूबसूरती से काम किया। I have been practicing secretly for 2 years and when I saw the old man lying so weak and unable to curve, I could not stop myself from helping him. तो मैं 2 साल से गुपचुप तरीके से अभ्यास कर रहा हूँ और जब मैंने देखा कि बूढ़ा इतना कमजोर हो गया है तो तराशने में असमर्थ है तो मैंने उसकी मदद करने को खुद को रोक नहीं पाया और करने लगा। ये देखो थोड़ी सी बातें मैंने वहां से ली इसलिए ऐसा लिख दिया, आपके अकॉर्डिंग थोड़ा वेरी कर सकता है, हो सकता है आप भी ऐसी बात सोचो। चलो आंसर लिखोगे सही होगा, आगे चलते हैं। Let us do 11.3. Kara, you must have heard about the success stories of people in different fields such as businessmen, academics, रिसर्च रिपोर्ट्स एंड सो ऑन। इस तरह से कह रहा है कि आपने सक्सेस स्टोरी बहुत पढ़ी होगी अलग अलग फील्ड की, जैसे व्यवसाय, बिजनेस हो गया, शिक्षा, अनुसंधान, है ना, सफलताओं की जो कहानी उसके बारे में सुना होगा। हैव यू एवर थॉट अबाउट व्हाट हैज मेड देम सक्सीड? क्या आपने कभी सोचा है कि किस बात ने उन्हें सफलता दिलाई कि उतना सक्सेस कर लिया उन्होंने? व्हाट लाइज बिहाइंड देयर अचीवमेंट? तो उनकी जो उपलब्धि अचीवमेंट है उसके पीछे क्या है? थिंक ओवर इट एंड राइट एटलीस्ट 2 थिंग्स that inspire people to excel in whatever they do. तो पहले का आंसर मेरे अकॉर्डिंग है इनर अर्ज। अर्ज की स्पेलिंग होती है URGE, मतलब जो दिल से आवाज निकलती है उसको कहते हैं। दूसरा मैं कह सकता हूँ डेडिकेशन, डेडिकेशन DEDICATION। चलो आगे करते हैं हम। नेक्स्ट हमारा डू यू नो पढ़ते हैं। दस्तकार नेचर बाजार विच इज हेल्ड एवरी ईयर एट इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स बिगन इन दिल्ली 17 ईयर्स एगो। कह रहे हैं दस्तकार नेचर जो बाजार है हर साल इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में आयोजित होता है, 17 साल पहले दिल्ली में शुरू हुआ था। अलॉन्ग विद इन्वायरमेंटलिस्ट, है ना, जो इन्वायरमेंट से में रुचि रखते हैं, दस्तकार वर्कड ऑन द आइडिया दैट craftsmen and artisans should go back to nature as a source of inspiration and use natural material and fibers. कह रहे हैं कि पर्यावरणवादी, है ना, इन्वायरमेंटली जो इन्वायरमेंट से रिलेट करते हैं वो दस्तकार इस विचार पर काम किया था कि शिल्पकार और कारीगरों को प्रेरणा के स्रोत के रूप में प्रकृति की ओर वापस लाना चाहिए, मतलब वापस से नेचर की तरफ आओ, मशीन की तरफ ना जाएं, और प्राकृतिक सामग्री जो है नेचुरल सामान है और रेशा जो है फाइबर उसका प्रयोग, जैसे कॉटन हो गया, है ना, इस तरह के। उसके बाद कह रहे हैं द 11 डे दस्तकार नेचर बाजार लिंक्स नेचर एंड क्राफ्ट, ट्रेडिशन एंड चेंज, ओल्ड एज ओल्ड स्किल्स एंड इनोवेटिव सॉल्यूशंस। 11 दिवसीय दस्तकार मतलब 11 दिनों का ये मेला लगता है, प्रकृति और शिल्प, परंपरा, परिवर्तन, सदियों पुराने कौशल, नवीन समाधानों से जोड़ता है। मतलब जो पहले सदियों पहले जो चलती थी सामान है ना, जो सामान चलता था उसको यहाँ पर बेचते हैं और दिखाते हैं ताकि परंपरा बनी रहे। पार्ट थर्ड, व्हेन द ओल्ड मैन से लेकर बेस्ट स्टोन मेसन्स इंडिया विल एवर हैव, मतलब लास्ट है, लास्ट पैरा है, हम देखते हैं। व्हेन द ओल्ड मैन ओपन्स हिज आईज, जब बूढ़ा आदमी अपनी आंखें खोलता है, ही फाइंड्स हिमसेल्फ ऑन हिज बेड, मतलब वो कहाँ पाता है, बेड पे पाता है, चारपाई पाता था। ही hears someone working with a hammer and thinks that his son Gopal has come back home.
जब वो उठता है, सुनता है, ऐसा लगता है कि उसका गोपाल आ गया, मतलब बेटा आ गया, और वो उस हमर से, हथौड़े से और छेनी से काम कर रहा है। ही फील्स हैप्पी, वह खुश होता है। ही थिंक्स दैट विद गोपाल्स हेल्प he will now be able to complete the statue he is carving, मतलब जो बना रहा था गोपाल हेल्प करेगा और जल्दी बन जाएगा, ये सोचने लगा था। बट he find that it is not Gopal but Salim who is working on the statue with the hammer, लेकिन वो क्या देखता है कि उसका बेटा नहीं, सलीम होता है और वो काम कर रहा था। he is surprising because he has never thought Salim how to carve statues, और वो सरप्राइज होता है कि सलीम कैसे कर सकता है ये। Salim looks at the old man and explains that he wants to help him. तो सलीम क्या करता है, उनकी तरफ देखता है और एक्सप्लेन करता है कि उनकी मदद करना चाहता है, मतलब बूढ़े की मदद करना चाहता है। He says that he has been practicing carving on his own and is willing to learn from the old stone mason if he teaches him how to do it. The old man is full of admiration and respect of Salim. कह रहे हैं कि लेकिन वह पता पाता है कि गोपाल नहीं बल्कि सलीम है, ये सब तो हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि वो सलीम की कभी मूर्तियां बनाना नहीं सिखाया, तो सलीम कैसे कर रहा था, वो आश्चर्यचकित हुआ था। सलीम बूढ़े आदमी को देखता है और बताता है कि वह उसकी मदद करना चाहता है, कहता है कि अपने दम पर नक्काशी का अभ्यास कर रहा हूँ, कितने साल से, 2 साल से कर रहा था, और पुराने पत्थर के राजमिस्त्री को सीखने को तैयार है, यदि उसे सिखाता है कि कैसे करना है। तो बूढ़ा सलीम के लिए प्रशंसा और सम्मान से भरा है, खुश हो जाता है। बूढ़ा आदमी सलीम की प्रतिभा और कड़ी मेहनत, उत्कृष्ट कार्य है ना करने की इच्छा को पहचानता है ना। ओल्ड मैन रिकॉग्नाइज सलीम टैलेंट एंड विल टू वर्क हार्ड एंड एक्सेल। ही टेल्स सलीम दैट देयर इज नथिंग ही कैन टीच हिम। सलीम से कहता है कि वह उसे कुछ नहीं सिखा सकता। ही टेल्स सलीम दैट ही विल बी वन ऑफ द बेस्ट स्टोन मैसन इन इंडिया। वह सलीम से कहता है कि वह इंडिया या भारत के सबसे अच्छे पत्थरबाजों, है ना, राजमिस्त्री में से एक होगा। चलो अब यहाँ पर क्वेश्चन आ गया, ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग पार्ट 3 आप इसका आंसर दो। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आप यहाँ से पढ़ के इसका आंसर दे सकते हो, बड़ी आसानी से मैंने हिंदी में भी ट्रांसलेट कर रखा है, आप देख सकते हो। आगे चलते हैं हम। चौथा क्वेश्चन आ गया, फिर सेकंड पार्ट आ गया। सेकंड पार्ट में भी वही क्वेश्चन है कि पारा थर्ड में करो, कंप्लीट सेंटेंस करो, तो यहाँ पर क्वेश्चन था, उसके बाद कंप्लीट कर दिया मैंने, हिंदी इंग्लिश भी कर रखा है, सेकंड भी है। आप वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हो, ले सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। थर्ड पार्ट में आपको कह रहा है स्पीक आउट द वर्ड इन पारा 1 और 3 विच मीन्स द सेम है सरप्राइज, सरप्राइज ऐसा मतलब है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, विच वर्ड इन पारा 1 पार्ट 3 मीन्स द अपोजिट ऑफ हैवी। तो मैं पहले का क्वेश्चन आंसर बता दूं, पारा 1 पार्ट 3 में सरप्राइज का सेम वर्ड क्या है, स्टंड, है ना, स्टंड यूज हुआ ना कि स्तब्ध रह गया है, वो बात। सेकंड है पारा 1 पार्ट 3 में जिसका मतलब है हैवी, हैवी का अपोजिट है, अपोजिट क्या होता है, लाइट। फिर थर्ड पार्ट है लाइट। लुक एट द वर्ड एडमिरेशन इन पारा 1 एंड 3। 1 पारा और पार्ट 3 में कह रहे हैं डिफरेंट मीनिंग ऑफ द वर्ड्स आर गिवन इन द बॉक्स बिलो, टिक द मोस्ट सुटेबल मीनिंग इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट। कह रहा प्रेज, अप्रिसिएशन, रिस्पेक्ट, एडोर, थिंक हाईली ऑफ समबॉडी। तीसरा आंसर यहाँ पर सही है, थिंक हाईली ऑफ समबॉडी, मतलब किसी के बारे में बहुत अच्छा सोचना। चलो चौथा पार्ट है, मतलब हमने क्वेश्चंस को पार्ट में डिवाइड कर रखा है ना, तो पहले पार्ट में कुछ क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट में, थर्ड पार्ट में, चौथे पार्ट में क्या है, इफ यू वर इन सलीम्स प्लेस दैट वुड यू टू इम्प्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन द ओल्ड स्टोन मैसन एंड हिज सन, एक्सप्रेस योरसेल्फ इन 50 to 60 वर्ड्स। तो आप अपने अकॉर्डिंग 50 to 60 वर्ड्स लिख सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर ये है, मैं ये बता रहा हूँ आपको। इसमें है इफ आई वेयर इन सलीम प्लेस, अगर मैं सलीम की जगह पर होता, आई वुड ट्राई टू मेक माई मास्टर अंडरस्टैंड दैट ट्रू आर्ट कम्स फ्रॉम विद इन एंड इफ गोपाल वॉज नॉट इन टू इट ही शुड लेट हिम टू डू वॉट ही वॉन्ट्स टू। कह रहा अगर मैं सलीम की जगह होता तो मैं अपने गुरु को यही समझाने की कोशिश करता कि सच्ची कला भीतर से आती है, और अगर गोपाल इसमें नहीं था तो उसे वह करने देना चाहिए जो वह चाहता है। चलो आगे बढ़ते हैं। आई वुड ऑल्सो speak to Gopal and try to make him understand that acting harshly will only spoil things।
कह रहे हैं कि मैं गोपाल से भी बात करूंगा और उसे समझाने की कोशिश करूंगा कि सख्ती से काम करने से चीजें खराब होंगी। I would explain it to him that the master is old, and if he explained what he wants to him patiently, he would surely understand. मैं उसे समझाऊंगा कि जो गुरु है, मास्टर, वो बूढ़ा है। अगर वह उसे जो कुछ भी चाहता है उसे धैर्यपूर्वक समझाए, मतलब पेशेंसली समझाए, एक्साइटेड होकर नहीं, तो वह निश्चित रूप से समझ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम। राइट, लेट अस लर्न न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स आ गए यहाँ पर, बहुत आसान है। यहाँ पर कह रहे हैं कि द वन हु कर्व द स्टेचू, क्या कहते हैं? स्कल्पचर कहते हैं। प्रोफेशन ऑफ वर्क और स्कल्पचर इज टू कर्व स्टेचू। स्टैचू को जो कर्व देता है उसको हम स्कल्पचर कहते हैं। कह रहे इसी तरह कह रहे हैं कि जो सेंटेंस है उसका मतलब बताओ। कह रहे हैं अ पर्सन हु ट्रीट्स पेशेंट्स, जो पेशेंट को ट्रीट करता है उसे डॉक्टर कहते हैं। एक पर्सन जो राइट करता है पोयम, पोएट कहते हैं। टीचर्स करता है, टीचर कहते हैं। वर्क ऑन क्ले पॉट, पॉटर, पॉटर कहते हैं। मेक्स वुडन फर्नीचर, फर्नीचर जो बनाता है लकड़ी का उसे कहते हैं कारपेंटर। जॉब इज टू वीव क्लॉथ और कारपेट, क्या कहते हैं? वेवर कहते हैं, जो कि हमने चैप्टर, इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था। आगे चलते हैं। लेट अस टॉक 13.1। फर्स्ट है रीड द फॉलोइंग डायलॉग। प्रीति क्या कहती हैं? श्रुति लुक एट गीता, मतलब गीता को देखो। शी इज वेयरिंग सच एन एक्सपेंसिव ड्रेस, मतलब उसने कितनी महंगी ड्रेस पहन रखी है। श्रुति कहती है यू आर राइट, तुम ठीक हो प्रीति। हर ड्रेस सीम्स टू बी वेरी कॉस्टली। शी ऑलवेज बाइज एक्सपेंसिव क्लॉथेस बिकॉज हर पेरेंट्स आर वेरी रिच। तुम ठीक कह रही हो प्रीति, उसकी ड्रेस काफी महंगी लग रही है। वह हमेशा कपड़े महंगे खरीदती है क्योंकि उसके माता पिता अमीर हैं। प्रीति कहती है दैट्स ऑल राइट, वो तो ठीक है, बट आई डोंट थिंक दैट शी शुड गो फॉर एक्सपेंसिव थिंग्स जस्ट बिकॉज शी इज गॉट अ लॉट ऑफ मनी। मुझे, है ना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसकी महंगी चीजों के लिए जाना चाहिए क्योंकि उसके पास बहुत पैसा है, मतलब पैसा बहुत मिलता है उसे। श्रुति आई थिंक देयर इज नो हार्म इन स्पेंडिंग मनी इफ यू आर इफ यू कैन अफोर्ड इट। कह रहे मुझे लगता है कि अगर आप इसे वहन कर सकते हैं, मतलब अफोर्ड कर सकते हैं, तो पैसा खर्च करने में कोई बुराई नहीं है। प्रीति के जी नो श्रुति, आई बेग टू डिफर। नहीं श्रुति, मैं अलग होने की भीख मांगती हूँ, मतलब मैं कहती हूँ कि ये अलग है, भीख नहीं, मतलब ये कहती है कि ये अलग है। वन शुड नॉट डेवलप एक्सपेंसिव हैबिट्स, महंगी आदतों का जो है आदत, मतलब महंगी सामान खरीदने की आदत नहीं डालनी चाहिए। समटाइम्स व्हेन यू कैन नॉट अफोर्ड एक्सपेंसिव थिंग्स यू टेंड टू डू डिसऑनेस्ट थिंग्स टू बाय दीज थिंग्स। कभी कभी जब आप महंगी चीजें नहीं खरीद सकते तो आप इन चीजों को खरीदने के लिए बेईमानी करते हैं, है ना, डिसऑनेस्ट। आगे चलते हैं हम। श्रुति इन दैट वे यू आर राइट, है ना, इस तरह तुम सही कह रही हो। आई एग्री विद यू प्रीति, मैं तुम्हारी इस बात से सहमत हूँ प्रीति। चलो, वाइल स्पीकिंग वी टेंड टू यूज कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स सच एज डोंट इंस्टीड ऑफ डू नॉट, कांट इंस्टीड ऑफ कैन नॉट। ठीक है, मतलब क्या है? कह रहे हैं कि डोंट यूज करते हैं डोंट, डू नॉट के बजाय, कांट यूज करते हैं कैन नॉट के बजाय। To show that we agree, we use expressions such as I agree, I think you are right, I think so, she is right. For disagreeing, we use I don't agree, I don't think so, I beg to differ, on the contrary. बात समझ आ गई आपको कि हम ऐसी तरह से यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ गया स्पीकिंग टास्क। अब हम स्पीकिंग टास्क में देखते हैं। यू आर हामिद खान द विनर ऑफ ए नेशनल अवार्ड। मान लो कि आप हामिद खान हो और आपने नेशनल अवार्ड जीता है, मतलब आप अवार्डी हो। यू हैव टू एड्रेस अ ग्रुप ऑफ यंग क्राफ्ट्समैन, जो यंग क्राफ्ट्समैन है उनको एड्रेस करना है, मतलब उनको आपको बताना है, ग्रुप में है वो। टू मोटिवेट देम टू कैरी फॉरवर्ड देयर ट्रेडिशनल क्राफ्ट, टू बी इनोवेटिव एंड क्रिएटिव एंड सो अचीव, सॉरी, एंड टू अचीव excellence in their work, you know about their problems and their doubts। कह रहे हैं कि अपने पारंपरिक शिल्प को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करना और अभिनव रचनात्मक होना, है ना, इनोवेटिव होना और कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव करना, क्रिएटिव करना, और उस काम में क्या करना, एक्सीलेंस पाना। यू नो अबाउट देयर प्रॉब्लम्स एंड देयर डाउट्स, आप उनकी समस्याओं और शंकाओं के बारे में जानते हैं।
राइट डाउन इन 100 वर्ड्स, 100 वर्ड्स में क्या लिखना है? वट यू विल से टू देम इन द फॉर्म एंड स्टाइल ऑफ स्पीच। आप अपने भाषण में क्या करना है? 100 वर्ड्स में तो लिखना है, चलो वो तो हो गया। आप अपने भाषण में ऊपर दिए गए बॉक्स में दिए गए संकुचन, संकुचन का मतलब जो कॉन्ट्रैक्शन है बॉक्स में, उसको प्रैक्टिस करके लिखना है आपको, है ना? करते हैं भाषण का अभ्यास करने में। किसके लिए करना है? दोस्तों, परिवार सदस्य, मतलब कंपनी ऑफ योर फ्रेंड्स हो गया, है ना? फैमिली मेंबर्स हो गया, इवन इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के सामने भी आप बोल सकते हो। यूजिंग एक्सप्रेशंस, गेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, चेंजिंग द मॉड्यूलेशन ऑफ योर वॉइस टू मेक योर स्पीच इफेक्टिव एंड इंस्पायरिंग। कह रहे हैं हाव भाव जो है आपकी शरीर की जो भाषा है, मतलब है ना, बॉडी एक्टिविटी जो आपकी है, आवाज से बदल के आप कुछ बोल सकते हो, ताकि अच्छे से मैं थोड़ा सा चेंज करके बोल रहा हूँ। चलो, फिर कह रहे हैं सम आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन ऑफ फॉर योर स्पीच आर प्रोवाइडेड इन द फॉलोइंग बॉक्स। देखते हैं आगे, ये रहा। हैंडीक्राफ्ट ट्रेड इज लेस lucrative, but for an artist his work is worship for him. He works for for the sake of art. हस्तशिल्प का व्यापार कम लाभदायक है, लेकिन एक कलाकार के लिए उस काम करने की पूजा होता है, क्योंकि वो उस काम को पूजा मानता है। वह कला के लिए काम करता है, ना कि पैसे के लिए काम करता है। आगे चलते हैं। एग्जीबिशंस, हैंडीक्राफ्ट मेलाज, बाजार एट प्लेस places where Surajkund, Delhi Haat provided market for the sale of their crafts products. चलो, गुड एंड स्किलफुल आर्टिस्ट, जो अच्छे होते हैं, स्किलफुल जिनके अंदर जानकारी होती है, मतलब कुशल होते हैं, उन कलाकारों को क्या देते हैं? नेशनल अवार्ड देते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं। सेमिनार्स एंड वर्कशॉप में बी यूज टू डिस्कशन अबाउट देयर प्रॉब्लम्स एंड फॉर फाइंडिंग सॉल्यूशंस। कह रहे कि सेमिनार किया जाता है, वर्कशॉप किया जाता है ऐसे कामों को डिस्कस करने के लिए, मतलब उनकी प्रॉब्लम्स को, या जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्यूशन देने के लिए। एडवाइज आर्टिजन टू यूज नेचुरल मटेरियल्स टू मेक लो कॉस्ट एंड इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। तो आपको एडवाइस देना है कि कौन सा मटेरियल यूज करना है? नेचुरल मटेरियल, और सस्ते सामान यूज करने हैं, है ना, और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट होने चाहिए। नेक्स्ट हमारा 13.3 लेटेस्ट लर्न ग्रामर है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में आपको ऐसे ही समझा देता हूँ, समझ आ जाएगा। जैसे देखो, हमारे टेंस कितने होते हैं? 3 होते हैं। प्रेजेंट, ठीक है, उसके बाद पास्ट, उसके बाद आता है फ्यूचर, ठीक है, FUTRE, फ्यूचर। प्रेजेंट के 4 पार्ट होते हैं। पहला होता है आपका सिंपल, ठीक है, दूसरा होता है आपका कंटिन्यूअस, दूसरा क्या होता है? कंटिन्यूअस, और तीसरा होता है परफेक्ट, ठीक है। तो परफेक्ट टेंस है। जैसे सिंपल का अगर हम समझे तो ता है, जो प्रेजेंट सिंपल को समझे तो जिसके लास्ट में ता है आता है वो प्रेजेंट सिंपल होता है। जिसके लास्ट में रहा है आता है वो क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। जिसके काम में, जिस वाक्य में चुका है ना, या चुके हैं वाला आता है तो क्या होता है? परफेक्ट टेंस होता है। अब जैसे मैं अगर हम बात करें सेंटेंस की, तो सबसे पहले क्या यूज होता है? सब्जेक्ट होता है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद प्रीपोजिशन, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर टाइम है तो लास्ट में टाइम भी यूज हो जाता है। जैसे मैं कहूं कि वह बाजार जा चुका है, तो यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट क्या? वह है। तो वह जब सब्जेक्ट है तो इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? ही, सॉरी इंग्लिश क्या हो जाएगी? ही। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज होगा ना। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होता है इसमें? मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, हेल्पिंग वर्ब यूज होता है हैज और हैव। अगर सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो हैव। तो यहाँ पर ही क्या है? सिंगुलर है, तो यूज होगा हैव। तो सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, उसके बाद क्या नंबर आता है? मेन वर्ब का। काम क्या है? जाने का काम है। तो देखो, जाना का मतलब क्या होता है? गो, ठीक है। तो गो का सेकंड फॉर्म क्या होगा? वेंट। और थर्ड फॉर्म क्या होगा? गॉन। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, गॉन यूज होगा। तो ही हैज गॉन। उसके बाद प्रीपोजिशन क्या होगा? टू। कहां पर गया? बाजार गया। टू द मार्केट, टू द मार्केट, ही हैज गॉन टू द मार्केट। अगर नेगेटिव बनाना हो तो क्या हो जाएगा? ही हैज नॉट गॉन टू द मार्केट। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ जाएगा? नॉट आ जाएगा। अच्छा, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो क्या होगा? सब कुछ अपनी जगह रहेगा, बस हेल्पिंग वर्ब उठकर पहले आ जाएगा, सबसे पहले। तो हैज सबसे पहले आ जाएगा,
ही नॉट गॉन टू द मार्केट। ठीक है, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था जो आपने सीख लिया। अब कह रहे हैं कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द लेसन एंड स्टडी द अंडरलाइंड वर्ब पैटर्न। कह रहे हैं लुक एट द लुक व्हाट इट हैज ब्रॉट अस, वी हैव केप्ट अप द ट्रेडिशन। यहाँ पर हैव आ गया, केप्ट आ गया, हैज आ गया, ब्रॉट आ गया। देखो हैज हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज हो गया और ब्रॉट क्या हो गया, थर्ड फॉर्म यूज हो गया वर्ब का। केप्ट और हैव है ना, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब। हैव आ गया, लर्नड हो गया, लर्न का थर्ड फॉर्म लर्नड होता है। आई है तो प्लूरल है तो हैव हो गया, वी प्लूरल है तो हैव हो गया। लुक व्हाट इट, इट सिंगुलर है तो हैज आ गया। चलो इन द अबव सेंटेंस, वही बात ही जो हमने पढ़ाई, मैंने आपको बता दी वही किया, पढ़ने का क्या टाइम वेस्ट होगा, बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, आगे चलते हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। चलो एग्जांपल देखते हैं। इंडिया हैज वॉन, हैज हमारा आ गया, इंडिया क्या है, नाउन है, नाउन सिंगुलर, सिंगुलर तो हैज आ गया। विन वॉन, वॉन थर्ड फॉर्म वॉन हो गया, है ना। इंडिया हैज वॉन द क्रिकेट मैच अगेंस्ट श्रीलंका, श्रीलंका के खिलाफ इंडिया मैच जीत चुकी है। To make a negative sentence in the present perfect tense, we use not, never, between, has, have, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया है ना। चलो आगे चलते हैं हम। यहाँ पर कह रहे हैं आपको फॉलोइंग सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वर्ब गिवन इन ब्रैकेट। हाँ, परचेज का क्या होता है, परचेज्ड, तो यहाँ पर ईडी लग जाएगा, ठीक है, परचेज्ड। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है, ये आएगा यहाँ पर। मीना है तो मीना क्या है, सिंगुलर नाम है तो हैज परचेज्ड हो जाएगा। फ्रॉम दस्तकार बाजार एट ए ब्यूटीफुल लैम्प शेड खरीदा उसने, गिफ्ट उसको दोस्त को देना होगा। चलो आई कैन नॉट अकम्पनी विद यू बिकॉज आई नॉट। अब यहाँ पर आई के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा, आई हमारा एज ए प्लूरल यूज हो रहा है तो यहाँ पर आई के साथ क्या हो जाएगा, हैव। तो आई हैव नॉट, फिनिश्ड का होता है फिनिश्ड, तो फिनिश्ड में ईडी लग जाएगा, फिनिश्ड। माई होमवर्क एट, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, हम तुम्हारा साथ नहीं दे सकता क्योंकि मैंने होमवर्क नहीं किया अभी तक। उसके बाद ही सिंगुलर आ गया तो क्या हो जाएगा, हैज। गिव का क्या होता है, गिव, गेव, गिवन। गिव का सेकंड फॉर्म होता है गेव और थर्ड फॉर्म होता है गिवन। ठीक है, तो गिवन आप यहाँ देख सकते हो। अच्छा, इसी चैनल पे मैंने ना 5 वीडियोज डाल रखी हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट या डेली यूज वाले मेन वर्ब के फॉर्म्स, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वहां से जाकर देख सकते हो। देख सकते हो आप। आगे चलते हैं। साइना नेहवाल नाम है तो क्या आ जाएगा, हैज। ब्रिंग का होता है ब्रंग, तो यहाँ पर ब्रंग आ जाएगा, ग्लोरी, बाकी तो आप कर सकते हो। प्राइम मिनिस्टर हमारा क्या नाम है, सिंगुलर है तो हैज अनाउंस्ड, अनाउंस्ड मतलब ईडी लग जाएगा लास्ट में। चलो नाउ लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड स्टडी द वर्ब पैटर्न। तो अब हम सेंटेंसेस को देखते हैं और वर्ब का पैटर्न है उसको समझते हैं हम। कह रहे हैं हैव यू सीन एनी पर्स, क्या आपने कोई पर्स देखा। जो यहाँ पर क्या गया, इंट्रोगेटिव आ गया, जो मैंने आपको समझाया था। तो हेल्पिंग में सबसे पहले आ गया, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। इट इज ब्लू इन कलर, क्या आपने मेरा पर्स देखा है, ये ब्लू कलर का है। हाउ मच टाइम, अब यहाँ पर हाउ मच हेल्पिंग वर्ब क्या आ गया, हैव आ गया। कितने समय से आपने स्पेंड किया मेकिंग हिज स्वेटर, है ना, स्वेटर बुनने में आपने कितना समय खर्च किया। अब क्या आ गया, हाउ मच टाइम हमारा क्या हो गया, ये क्वेश्चन वाला होगा तो क्वेश्चन वाला जो डब्ल्यू एच फैमिली वाला आता है तो डब्ल्यू एच फैमिली सबसे पहले आता है, उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब, बाकी सब कुछ वही चलेगा। ठीक है, बस अगर कोई वर्ड आ, जैसे वट आ गया, विच आ गया, इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे समझ आ जाएगा। चल तो हम आगे चलते हैं। वट हैव यू ब्रॉट फ्रॉम द मार्केट, आप मार्केट से क्या लेकर आया, ये हो गया। द अबव सेंटेंसेस आर इन ए क्वेश्चन फॉर्म, है ना, क्वेश्चन फॉर्म में इंट्रोगेटिव है। कह रहे दे बिगिन विद हैज हैव, पहले आता है इंट्रोगेटिव वर्ड्स में। हाउ, हाउ मच, ये भी पहले आता है, सबसे पहले तो हाउ और हाउ मच मतलब डब्ल्यू एच फैमिली वाला सबसे पहले आता है। कह रहे हैं कि द वर्ब फॉर्म इन द प्रेजेंट परफेक्ट, है ना, स्ट्रक्चर हैज चेंज फ्रॉम ए स्टेटमेंट टू ए क्वेश्चन, मतलब अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट हो गया, तो क्या हो गया, चेंज हो गया किसमें, इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन में। एक्सरसाइज 2 देखो यहाँ पर अब आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ, वट का मतलब होता है क्या, विच का मतलब कौन सा, हाउ मच कितना, वेयर कहाँ, हु कौन, वाई, वाई कौन, सॉरी हु का कौन हो गया, वाई का मतलब कैसे, व्हेन का मतलब कब, हाउ मेनी मतलब कितने। ये सारे डब्ल्यू एच फैमिली के हैं। अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो और ये सारे वर्ड कहीं आ जाते हैं तो आप उसकी इंग्लिश पहले लिखोगे, तो वट, विच, हाउ मेनी, वर, हु, वाई, व्हेन, हाउ मेनी सबसे पहले लिखोगे आप। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, अगर नॉट है तो नॉट आएगा, नहीं है तो नहीं आएगा, उसके बाद मेन वर्ब, प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट और लास्ट में टाइम।
चलो आगे चलते हैं। राइट अ क्वेश्चन अगेंस्ट ईच सेंटेंस कीपिंग इन माइंड द अंडरलाइन वर्ड, चूज द अप्रोप्रिएट इंट्रोगेटिव वर्ड फ्रॉम द गिवन बॉक्स। अब आपको वहां से चूज करके बताना है। स्टेटमेंट पहला क्या है देख लेते हैं हम। आपको मतलब पहला इन्होंने कर रखा है, वैसे मैंने सारा सॉल्व करके यहाँ पर शो कर रखा है, तो आप सारा यहाँ पे देख सकते हो। चलो स्टेटमेंट पहला क्या है, आई हैव बॉट अ न्यू कार केन चेयर, मैंने एक नई केन चेयर खरीद रखी है। बेंत की मतलब जिसपे हाथ रख सकते हैं। इन द डिफेंस कॉलोनी, डिफेंस कॉलोनी। अब क्वेश्चन बनाना तो क्या होगा, वेयर हैव यू, देखो डब्ल्यू एच पहले आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गया, सब्जेक्ट आ गया, मेन वर्ब आ गया। अगर नहीं होता तो सब्जेक्ट के बाद, सॉरी हाँ सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाता, दिस केम चेयर फ्रॉम। चलो उसके बाद स्टेटमेंट कह रहा है सीमा हैज बॉट। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनाना, तो क्वेश्चन में पहले तो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं हम। सीमा हैज बॉट ब्रॉट अ पेयर ऑफ जीन्स फ्रॉम फॉर यू फ्रॉम मुंबई, मुंबई से लेकर तुम्हारे लिए जीन्स लेकर आई है ना, एक जोड़ी पेयर्स ऑफ जीन्स। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन कैसे पूछोगे, क्या लेकर आई है, तो व्हाट आ जाएगा ना। अब नाम है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा। बाकी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म तो रहेगा ही, सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, आप यहाँ से देख के समझ चुके होंगे। बाकी नहीं समझ में कोई इशू नहीं है, मैं एक ना सीरीज बनाऊंगा ग्रामर के लिए, टेंस के लिए, मोडाल्स के लिए, जितने भी ग्रामर पोर्शन मैक्सिमम कवर होंगे मैं कवर कर लूंगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आगे चलते हैं हम। स्टेटमेंट क्वेश्चन, स्टेटमेंट क्वेश्चन, ठीक है पढ़ लेना। आगे चलते हैं हम। नॉन फाइनाइट्स, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड स्टडी द फंक्शन ऑफ द वर्ड स्विमिंग। कह रहे हैं द चिल्ड्रेन आर स्विमिंग इन द स्विमिंग पूल इन देयर स्कूल, बच्चे अपने स्विमिंग स्कूल के स्विमिंग पूल में तैर रहे हैं। फिर कह रहे हैं यू मस्ट हैव नोटिस दैट द फर्स्ट यूज ऑफ स्विमिंग, सबसे पहले क्या यूज हुआ स्विमिंग इन द अबव सेंटेंस इज अ वर्ब ऑफ द प्रोग्रेसिव सेंटेंस। प्रोग्रेसिव का मतलब कंटिन्यूअस, जो मैंने पहले आपको बताया था। ठीक है, मतलब क्या है वहां पर कंटिन्यूएशन चलता है, वो काम चल रहा होता है। इट इज द मेन वर्ब सेकेंड यूज स्विमिंग, स्विम का मतलब होता है तैरना, अगर वो काम चल रहा है तो उसमें क्या लग जाएगा, आईएनजी लग जाएगा। ठीक है, तो ये एक्चुअली में जो टेंस है वो मैं टेंस ही बता देता हूँ, सारा झंझट ही खत्म। चलो क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, उसमें क्या यूज होता है, इज, एम और आर। ये सारे मैंने क्या लिखे हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखे हैं। तो इज किसके साथ यूज होता है, इज यूज होता है सिंगुलर के साथ, एम होता है यूज आई के साथ, आर यूज होता है प्लूरल के साथ। तो जैसे मैं कहूँ वह तैर रहा है, तो क्या हो जाएगा, ही इज स्विमिंग। मैं तैर रहा हूं, आई एम स्विमिंग। तुम तैर रहे हो, यू आर स्विमिंग। समझ गए होगे, आगे चलते हैं। स्विमिंग फंक्शन एज ए सब्जेक्ट टू द वर्ब। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बाद भी हम आईएनजी यूज करते हैं जब कोई काम हमें लगता है कि वो कंटिन्यूएशन में है, मतलब चल रहा है। जैसा कि एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, ही इंजॉयज, वो क्या कर रहा है, इंजॉय करता है स्विमिंग ड्यूरिंग द समर। अब यहाँ पर वहां पर यहाँ पर जो सेंटेंस है, कब की बात, गर्मी के दिनों की बात करते हैं। तो वो काम तैरने में ही तो मजा आ रहा है ना, काम चल रहा होता तभी मजा आता है, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, स्विमिंग आ गया। वैसे ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, फिर भी यहाँ पर स्विमिंग आ, क्योंकि वो कंटिन्यूएशन की बात कर रहे हैं। चलो इन द अबव सेंटेंस स्विमिंग फंक्शन एज ए ऑब्जेक्ट, ठीक है एज ए ऑब्जेक्ट यूज हुआ है इसलिए। बाकी आप समझ के आगे चलते हैं। नोट स्विमिंग एज ए वर्ब इन द फर्स्ट सेंटेंस इन एग्जांपल ऑफ फाइनाइट वर्ब। फर्स्ट में जो हमने पढ़ा था ना, स्विमिंग क्या यूज हो रहा है, फाइनाइट वर्ब में हो रहा है। अदर में जो यूज किया हमने उसे हम कहते हैं नॉन फाइनाइट। ठीक है, आगे चलते हैं हम। एक्सरसाइज 3 कह रहे हैं कि राधा रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड सर्कल आईएनजी वाले। आपको बताना है तो यहाँ पर देख लो, आप एनजी कर लो, तो हिंदी मैंने ट्रांसलेट कर रखा, आपको इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद कह रहे हैं एड इंग। तो अच्छा, अब यहाँ पर क्वेश्चन आ गया, इंग लगाना है हमें, जैसे दे आर। अब यहाँ पर दे आर क्या है, सीरियसली फॉर देयर बोर्ड एग्जाम्स। वो क्या कर रहे हैं सीरियसली होकर, तैयारी कर रहे होंगे ना, तो क्या आ जाएगा, प्रिपरिंग। अब प्रिपरिंग में क्या आएगा, PREPAR। अब ये यहाँ पर आई जो है ना, सॉरी ई जो है ना, ई कट जाएगा, ई कट के क्या आ जाएगा, ING आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, प्रिपरिंग। ठीक है, आगे आई लाइक बाई ट्रेन। आप क्या पसंद करते हो, ट्रैवल करना, तो ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग में क्या आ जाएगा, डबल एल आ जाएगा, यहाँ पर एक सिंगल और एल लग जाएगा तो ट्रैवलिंग आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पहला और ये हो गया दूसरे का। उसके बाद कह रहा है ही स्पेंड्स 2 hours रीडिंग बुक्स। मतलब क्या, उसने खर्च किए 2 घंटे, किसके लिए, किताब पढ़ने के लिए। अब यहाँ पर क्या यूज करोगे, क्रॉस वर्क रीड बुक।
अब यहाँ पर रीडिंग बुक्स में ही तो खर्च किया, तो रीडिंग ही तो होगा यहाँ पर, है ना। इन्होंने तो आंसर ही दे रखा है। चलो आगे चलते हैं। वी शुड ऑलवेज लुक एट लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट, किधर की तरफ, क्रॉस करने के लिए ना, तो क्रॉस का क्या जगह, जब हम रोड क्रॉस कर रहे होते हैं तब हमें लेफ्ट राइट देख लेना चाहिए, तो क्या जगह क्रॉसिंग, तो एस में क्या लग जाएगा, ING, ठीक है। तो ये कौन सा था हमारा, डी था, तो ये हमारा डी मतलब चौथा हो गया। उसके बाद द मैनेजर वॉज नॉट हैप्पी अबाउट द कंडीशंस इन हिज ऑफिस, कौन सा कंडीशन है, वर्क कंडीशन की बात है ना, तो वर्किंग कंडीशन हो जाएगा, ठीक है, वर्किंग कंडीशंस। फिर उसके बाद है ही इज गुड एट, किसमें गुड है, क्रिकेट, मतलब प्लेइंग होगा ना, प्ले में आएंगे प्लेइंग, ठीक है। तो ये लास्ट वाला हो गया, हमारा खत्म हो गया। आगे करते हैं, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेज विच यू हैव रीड इन यूनिट थर्ड, यूनिट थर्ड में जो आपने पढ़ा है वो बात कर रहे हैं। कह रहे हैं ही हेard करेक्टली, है ना, उसको सही सुना होगा, पारा 1 यूनिट थर्ड की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं वीकली ही वॉक टू द डोर, कमजोर होकर वह दरवाजे पर चला गया, पारा 1 यूनिट थर्ड। आई हैव बीन प्रैक्टिसाइजिंग, है ना, सेक्रेटली, देखो यहाँ पर मतलब लगातार वो कर रहा था ना, तो हैज बीन यूज हुआ। अब हैज बीन कब यूज होता है, हैज बीन यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। बाकी टेंस का मैं जब लेक्चर बनाऊंगा तो आप वहां देख के समझ सकते हो। चलो आगे चलते हैं हम। नोटिस द अंडरलाइन वर्ड्स इन द अबव सेंटेंसेस, हम अंडरलाइन का मतलब क्या है, वही जो हम कर रहे हैं, है ना। चलो आगे चलते हैं। दे ऑल शोज हाउ समथिंग हैपेंड और हाउ कैन एक्शन इज परफॉर्म, मतलब ये कैसे हो रहा है, कैसे परफॉर्म हो रहा है, वही चीजें कह रहे हैं। दीज वर्ड्स आर एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब की बात करें तो एडवर्ब में आपको बता दूं, एडवर्ब का मतलब होता है काम की तारीफ करना, मतलब काम के बारे में अगर हम बता रहे हैं तो उसे एडवर्ब कहते हैं। जैसे उसका काम अच्छा है, तो अच्छा यहाँ पर क्या है, काम है, तो अच्छा वर्ड हो गया एडवर्ब। वह बुरा इंसान है, ही इज बैड मैन, तो बैड क्या हो गया हमारा, एडवर्ब हो गया। सॉरी मैंने गलत बोल दिया, यहाँ पर मैंने बोला कि ही इज बैड मैन, ही इज बैड मैन। अब यहाँ पर काम की तारीफ थोड़ी हो रही है, यहाँ पर किसी बंदे की बात की जा रही है ना, तो यहाँ पर ये एडवर्ब नहीं है, यहाँ पर ये है एडजेक्टिव। यहाँ पर डी साइलेंट होता है, इसे कहते हैं एडजेक्टिव कहते हैं, सॉरी, ठीक है, तो एडजेक्टिव होता है। तो एडवर्ब आपने समझ लिया ना, काम की तारीफ करें मतलब काम के बारे में अगर हम बताएं तो वो होता है एडवर्ब। चलो आगे चलते हैं हम। एक्सरसाइज 4 कह रहे हैं कि सम एडवर्ब्स ऑफ मैनर आर गिवन इन बॉक्स, सेलेक्ट सुटेबल एडवर्ब्स फ्रॉम द बॉक्स एंड कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस। कुछ हमें दिए गए हैं बॉक्स में एडवर्ब्स, वो हमें करने हैं। कह रहा है आई रन टू कैच द बस, अब जब दौड़ते हो तो क्या करते हो, मतलब बस को पकड़ने के लिए बड़ी तेजी से जाते हो ना, तो क्या जाएगा, फास्ट, तो यहाँ पर फास्ट जो है पहला आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है वी कुड क्रॉस द रोड एज देयर वॉज नो ट्रैफिक कंजेशन एट द टाइम, तो इजिली वर्ड आना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि जब आप रोड क्रॉस करते हो तो इजिली रोड क्रॉस कब करते हो, जब वहां पर ट्रैफिक कंजेशन नहीं होता, तो इजिली आपका दूसरा यहाँ आ गया, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं द थीफ एंटर्ड द बेडरूम एंड स्टोल द कीज फ्रॉम अंडर द पिलो, तो जब वो घुसा उसने क्या किया, चोरी के लिए। अब जब कोई चोर घुसता है तो उसने क्या, तुरंत ही तो घुसता है वो, है ना, तो हम क्या कह सकते हैं, अच्छा नहीं नहीं तुरंत नहीं, क्वाइटली होगा यहाँ पर, है ना, शांत से, शांति से आता है, तो ये आपका थर्ड वाला हो गया, क्वाइटली, ठीक है, शांति से घुसा था उसने ना, चोर। अच्छा उसके बाद है मदर आस्क्ड राजू टू फिनिश हिज होमवर्क, मदर जो है राजू से कहती है कि अपना होमवर्क पूरा करें। इफ ही वांटेड टू गो टू आउट प्ले, मतलब जो खेलने जाना चाहता है तब उसे करना चाहिए। अब कहते हैं ना कि जल्दी कर लो तभी तो जाओगे, बच्चों को कहते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्विकली आ जाएगा, ठीक है, क्विकली, क्विकली ये है फोर्थ हमारा। चलो उसके बाद नेक्स्ट हमारा फिफ्थ, द टीचर सेड टू सतीश, टीचर सतीश से क्या कहती है, स्पीक सो दैट ऑल ऑफ अस कैन हियर यू, अब लाउडली बोलने के लिए तो बोलेंगे, इतना आसान सा ही है ना। चलो द डॉक्टर लिसन टू मी एंड सेड देयर इज नथिंग सीरियसली रॉन्ग, यू विल बी ऑल राइट इफ यू टेक योर मेडिसिन रेगुलरली। अब यहाँ पर पेशेंटली होगा ना,
मतलब पेशेंस रखो, दवा खाओ, सही हो जाएगा। क्योंकि ब्यूटीफुल थोड़ी यूज करेंगे और गुस्से से थोड़ी खाएंगे, एंग्रीली थोड़ी खाएंगे। तो ये आपका हो गया सिक्स वाला। उसके बाद है गीता हैज डेकोरेटेड हर चिल्ड्रंस रूम वेरी। तो गीता ने अपनी जो बच्चे थे, बच्चों का रूम जो है तुरंत सजा दिया है ना। गीता हैज डेकोरेटेड हर चिल्ड्रंस रूम वेरी, वेरी के बाद क्या आएगा, रूम कैसे सजता है, यहाँ पर ब्यूटीफुली सजेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा सेवन। ही हैज फ्राइटेंड व्हेन हिज फादर स्पोक टू हिम। हाँ, जब उसके पापा उसे कहेंगे तो वो डरेगा, भयभीत होगा। कब कहेंगे, जब गुस्से में कहेंगे। तो लास्ट आपका एट्स ये सही हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं हम। लेट अस राइट, रिपोर्ट राइटिंग आ गया यहाँ पर। यू आर मनीष, रेजिडेंस ऑफ करिश्मा एनक्लेव, रोहतक रोड, हरियाणा कह सकते हो। यू विजिटेड योर क्राफ्ट बाजार एट दिल्ली हाट। दिल्ली भी कह सकते हो क्योंकि रोहतक तो दिल्ली में भी है। हाँ, क्राफ्ट बाजार एट दिल्ली हाट। वेरियस क्राफ्ट्स वर डिस्प्लेड एंड द आर्टिजन्स वर एट work on their product. You talked with some of these artisans about their life, their attitude towards the crafts, their commitment and dedication, their problems, their expectation from the government in order to carry forward their traditional work. कह रहे हैं कि आप मनीष निवासी यहाँ गए हैं, क्राफ्ट वर्कर्स की दौरा किया, मतलब वहां गए, शिल्प प्रदर्शित किए गए कारीगर उत्पादक पर काम कर रहे थे। आपने उनसे कुछ कारीगरों से बात की, उनके जीवन के बारे में पूछा, उनका पॉइंट ऑफ व्यू मतलब उनका एटीट्यूड क्या है ना, और उनका काम में कितना समर्पण है ना, उनको क्या क्या प्रॉब्लम होती है ट्रेडिशनल काम करने में, और ट्रेडिशनल काम करने को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है गवर्नमेंट से। ये सारी बातें उनसे करो। फिर कह रहे हैं यू मेड द फॉलोइंग नोट्स वाइल यू वर स्पीकिंग टू द आर्टिजन। जब आप आर्टिजन से बात कर रहे होगे तो आप कुछ बातों का ध्यान रखो। क्या बातें हैं देख लेते हैं हम। क्राफ्ट बाजार इज अ प्लेस वेयर टैलेंटेड क्राफ्ट्समैन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री मीट। कह रहे हैं क्राफ्ट बाजार देश के विभिन्न हिस्सों के प्रतिभाशाली शिल्प के लिए मिलने का स्थान है। अब यहाँ से मुझे याद आया दिल्ली का प्रगति मैदान सबसे बड़ा लगता है ना। आगे चलते हैं। दे हैव टू स्ट्रगल हार्ड टू मेक बोथ एंड्स मीट बट दे लव देयर क्राफ्ट। कह रहे हैं दोनों शिरों को पूरा करने के लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन वे अपने शिल्प से प्यार करते हैं। आगे चलते हैं हम। यूज द नेचुरल मटेरियल सच एज कोकोनट सेल्स, कोकोनट वुड, पेपर, क्ले, सिरामिक्स टू मेक प्रोडक्ट्स। उत्पादन बनाने के लिए नारियल की खोल, नारियल की लकड़ी, कागज, मिट्टी, चीनी मिट्टी की चीजें जैसे प्राकृतिक सामानों का उपयोग करें। देयर प्रोडक्ट्स आर इको फ्रेंडली। उनके जो प्रोडक्ट हैं वो पर्यावरण के अनुकूल होना चाहिए, ऐसा ना हो कि पर्यावरण को हार्म करें। फिर कह रहे हैं वर्कशॉप फॉर चिल्ड्रन इज एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी। बच्चों के लिए कार्यशाला एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। मतलब कार्यशाला चाहिए चाहिए, तभी तो बच्चे वहां से सीखेंगे और उनका इंटरेस्ट बनेगा। आगे पढ़ते हैं। आर्टिजन वेंट देयर ऑन चिल्ड्रन टू कैरी फॉरवर्ड देयर क्राफ्ट। कारीगर चाहते हैं कि उनके बच्चे शिल्प को आगे बढ़ाएं। दे वेंट हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड द हैंडीक्राफ्ट boards and other NGOs in the form of opportunity to visit other states markets to sell their products, financial help, supply to natural materials। कह रहे हैं कि वे सरकार और हस्तशिल्प बोर्ड जो है और अदर जो NGOs हैं, जो अलग अलग स्टेट्स हैं, बाजारों में अपने उत्पादों को बेचने या जो फाइनेंशियल पैसे का जो हेल्प करते हैं, प्राकृतिक सामान जो नेचुरल सामान होते हैं उसकी पूर्ति करते हैं, मतलब आपूर्ति करते देते हैं, ऐसे अवसरों में सहायता करने चाहते हैं। फिर है ओनली नेशनल अवार्ड्स फॉर देयर वर्क कैन नॉट मेक देयर लाइफ बेटर। सिर्फ नेशनल अवार्ड देने से उनकी जिंदगी बेहतर नहीं बन सकती। नेक्स्ट एक्सरसाइज। बेस्ड ऑन द अबव नोट्स राइट अ रिपोर्ट इन अबाउट 100 वर्ड्स फॉर द मंथली टाइम मैगजीन। तो मंथली जो टाइम मैगजीन आती है उसके लिए 100 वर्ड्स का रिपोर्ट तैयार करो। तो मैं आपको रिपोर्ट्स यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आंसर लिख दिया आपके लिए, तो आप इजीली देखकर आप इसे लिख सकते हो। अप्रॉक्सीमेटली 100 वर्ड्स में लिखा हुआ है ये। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब हम पढ़ते हैं वट यू हैव लर्न। हमने क्या सीखा। आवर ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट आर स्लोली डिसअपियरिंग एंड विल इवेंचुअली डाई आउट इफ वी वांट टेक सम स्टेप्स। कह रहे हैं हमारी पारंपरिक जो कला शिल्प है वो धीरे धीरे गायब हो रही हैं, और अगर हम कुछ कदम नहीं उठाते तो अंततः वो क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। यंग पीपल डू नॉट वांट टू कैरी on their family's traditional handicraft business because it does not help them earn much money due to slow speed of production and less demand for handicrafts। क्या कह रहे हैं कि
युवा लोग अपने परिवार के पारंपरिक हस्तशिल्प व्यवसाय को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, क्योंकि इससे उन्हें उत्पादन की धीमी गति, मतलब प्रोडक्शन कम होता है ना, क्योंकि हाथ से बनता है इसलिए, और कम मांग है, इसकी वजह से ज़्यादा पैसे कमाने में उन्हें मदद नहीं मिलेगी। इसी वजह से तो वो आगे नहीं बढ़ाना चाहते, और इसी वजह से उनका बेटा भी चला गया था, जो हमने अभी स्टोरी पढ़ी। द यंगर आर्टिजन वांट टू मेक अ लार्ज क्वांटिटीज प्रोडक्शन ऑफ द टूरिस्ट बिकॉज दिस विल हेल्प देम अर्न मोर मनी। ज़्यादा पैसे कमाएंगे उसे, है ना, क्योंकि पर्यटक आएंगे ले जाएंगे उसे। बाकी तो हमने कई बार ऐसे वर्ड्स पढ़ लिए। चलो, दिस इज पॉसिबल ओनली इफ द क्राफ्ट्स आर मशीन मेड। ये तभी पॉसिबल होगा जब क्राफ्ट क्या होगा, मशीन मेड होगा। हाउएवर, हालांकि मशीन मेड प्रोडक्ट्स लैक ऑफ हैंडमेड क्राफ्ट, दे ऑल लुक द सेम। मशीन वाले क्या दिखते हैं, एक जैसे दिखते हैं, लेकिन हाथ वाले की क्या हो, वो यूनिक पीस होता है ना, अलग ही होता है वो। ओल्डर आर्टिजन आर अनेबल टू कन्विंस देयर चिल्ड्रेन दैट दे शुड कंटिन्यू टू प्रैक्टिस द फैमिली आर्ट विद commitment because it is service to society. As family relationship become weak and as the young leave their family handicraft businesses, we all need to think about the problems of our artisans. कह रहे हैं कि जो वृद्ध कारीगर हैं अपने बच्चों को यह समझाने में असमर्थ हैं कि उन्हें प्रतिबद्धता के साथ साथ पारिवारिक कला, प्रतिबद्धता के साथ पारिवारिक कला, ठीक है, और जो भी है अभ्यास जारी रखना चाहिए, क्योंकि समाज की सेवा है। जैसे कि पारिवारिक रिश्ते कमजोर होते हैं, वैसे वैसे युवा लोग अपना पारिवारिक हस्तशिल्प व्यवसाय छोड़ देते हैं। हम सभी को अपने कारीगरों को भावनाओं या समस्याओं के बारे में सोचने की जरूरत है। आगे चलते हैं। वी नीड टू हेल्प देम बाई फॉर्मल ट्रेनिंग, बाइंग देयर प्रोडक्ट्स एंड स्प्रेडिंग अवेयरनेस ऑफ देयर प्रॉब्लम्स। हमें उनके उत्पादों को खरीदने और उनकी समस्याओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए औपचारिक प्रशिक्षण, है ना, अवेयरनेस फैलाने चाहिए, ताकि उन्हें ये सब करने में सहायता मिले और वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से करें और ये पेशा छोड़े ना। वी ऑल्सो नीड टू नो दैट द वैल्यू एंड ब्यूटी ऑफ हैंडमेड आइटम्स लाइज इन इट्स यूनिकनेस। अभी मैंने बताया ना आपको, यूनिक होता है, वही बात यहाँ पर कह रहे हैं। एंड वी शुड बी विलिंग टू पे हायर प्राइस फॉर इट। कह रहे हैं कि अभी हमें जानने की जरूरत है कि हस्त निर्मित मतलब हाथ से जो बना हुआ सामान होता है उसका मूल्य और सुंदरता की विशेषता से निहित है, और इसके लिए अधिक कीमत चुकाने के लिए तैयार करना चाहिए। जैसे आप कहते हो ना कि बहुत सारी कुछ चीजें बहुत महंगी बिकती है, जैसे पेंटिंग है, पेंटिंग क्या है, बहुत महंगी बिकती है, मिलियंस में भी बिक जाती है, बिलियंस में भी बिक जाती है, ऐसी वो हाथ से ही तो बनाई गई है। बाकी लाख 2 लाख की तो नॉर्मल पेंटिंग बिक ही जाती है। सोचो, अगर हम इज्जत ना करें तो फिर क्या है, समझो। और इस बात को हमें लोगों को में भी अवेयरनेस फैलाना चाहिए। टर्मिनल क्वेश्चन आ गया, ट्रू फॉल्स वाला पहला है, तो ट्रू फॉल्स आप इजीली कर सकते हो। यहाँ पर 7 ट्रू फॉल्स हैं, सारे जो हमने पढ़ रखे हैं, मैंने यहाँ पर आंसर्स लिख रखे हैं सभी के, आप यहाँ से करके और मैच कर सकते हो। फिर कह रहे हैं राइट योर इम्प्रेशन ऑफ द ओल्ड स्टोन मैसन एज एन आर्टिस्ट इन अबाउट 100 वर्ड्स। 100 वर्ड्स में आपको इसके बारे में लिखना है। जैसे मैंने बहुत छोटा सा आंसर लिख रखा है, फोकस ऑन लव फॉर हिज वर्क, कमिटमेंट, डेडिकेशन, वर्क की वर्शिप, मनी इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एन आर्ट। मैंने शॉर्ट में पॉइंट्स लिख रखे हैं अकॉर्डिंग टू योर बुक्स आंसर, मतलब आपके बुक्स में जो आंसर दिया उसके अकॉर्डिंग मैंने लिख रखा है। अब इसकी हेल्प से आप इसका आंसर और बना सकते हो, बड़े अच्छे से बना सकते हो। उसके बाद कह रहे हैं कि इमेजिन यू आर ओल्ड स्टोन मैसन। मान लो कि आप एक ओल्ड स्टोन मैसन हो और यू आर स्टन्ड टू सी सलीम वर्किंग ऑन द स्टेचू। क्या है, सलीम को मूर्ति पर काम करते देखते आप दंग रह जाते हैं। द साइट मेक्स यू कंपेयर सलीम विद योर सन गोपाल। यह नज़ारा आपको सलीम की तुलना अपने बेटे गोपाल से करने पर मजबूर कर देता है। ऑब्वियसली कंपेयर तो करोगे आप। एक्सप्रेस योर थॉट्स ऑन शो सलीम इज डिफरेंट फ्रॉम गोपाल, है ना। कह रहे हैं कि सलीम किस प्रकार गोपाल से अलग है, 100 वर्ड्स में लिखो। अब 100 वर्ड्स में क्या लिखना, हमने यहाँ पर डिफरेंसेस लिख रखे हैं, आप लिख सकते हैं, इसका आंसर तो यही हो जाएगा। ये ज्यादा अच्छा है 100 वर्ड्स लिखने से। तो गोपाल क्या है, लैक ऑफ स्किल ऑफ एन आर्टिस्ट, कलाकार की भावना की कमी है, क्योंकि वो सीखना ही नहीं चाह रहा था, वो उसका तो दिमाग कहीं और जा रहा था। इसमें क्या, आर्फेंड बॉय बट मोर ह्यूमन एंड हेल्पफुल, अनाथ लड़का है, अधिक मानवीय मददगार है। एक काम करता हूँ, मैं सिर्फ गोपाल को एक्सप्लेन कर देता हूँ अलग से और सलीम को अलग से एक्सप्लेन कर देता हूँ।
चलो, एम्बिशियस टू अर्न मनी, पैसा कमाने के लिए महत्वाकांक्षी था कि पैसा ज्यादा कमा ले वो। इनकंसिडरेट टू पेरेंट्स, इन कंसिडरेट टू पेरेंट्स, माता पिता के प्रति लापरवाह था। नॉट ए गुड स्कल्पचर, अच्छा मूर्तिकार भी नहीं था। नो डेडिकेशन एंड कमिटमेंट, कोई समर्पण और प्रतिबद्धता नहीं थी, मतलब कोई कमिटमेंट नहीं थी कि बस मुझे करना है, और ना ही कोई डेडिकेशन थी टूवर्ड्स हिज ट्रेडिशनल वर्क, अपने ट्रेडिशनल वर्क के लिए। ठीक है, ये दोनों एक ही है। चलो, फील्स कॉन्स्टेंट द ओल्ड मैन, ये हमने पढ़ लिया था। आज फॉर लिविंग, सीखने की ललक थी सलीम के अंदर। प्रैक्टिसेस कार्विंग सेक्रेटली, जो मूर्ति बनाने की जो कला थी वो चोरी से सीखता था, सेक्रेट से सीखता था। नो फॉर्मल ट्रेनिंग इन स्किल्स, कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। हम्बल एंड कंसिडरेट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, विनम्र और विचारशील जिम्मेदारी की भावना थी इसके अंदर। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा खत्म होता है यहीं पर। काफी बड़ा चैप्टर था क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंटेंट था ना। चलो, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में।